नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 1। बारिश कब की थम चुकी थी, लेकिन मैंने अपनी प्लास्टिक की बरसाती उतारने का उपक्रम नहीं किया था। जब बारिश नहीं हो रही थी, प्लास्टिक की पीले से रंग की घिसी पिटी बरसाती में तब भी पहने हुए था। उस बरसाती को अपने जिस्म से अलग करते में डरता था। मेरी पतलून की हालत पीछे से बहुत नाजुक हो चुकी थी और कमीज भी किसी भी क्षण जिस्म का साथ छोड़ देने को तैयार थी। बरसाती की वजह से मेरे कपड़ों की खस्ता हालत ढकी रहती थी। मेरे सिर के बाल बंधे हुए थे और बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। मैंने शेव कब से नहीं की थी, मैं खुद भूल चुका था। इन तमाम बातों की वजह से और 2 दिन से खाना न खाया होने की वजह से मेरे चेहरे से मनहूसियत तो टपक ही रही थी, साथ ही मैं कमजोरी का भी अनुभव कर रहा था। मेरे चेहरे पर लगा चश्मा बार बार अपने स्थान से सरककर नाक के अग्रभाग पर पहुंच जाता था। मैं बंबई के विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन की लॉबी में एक बेंच पर बैठा था और अपने भूख और कमजोरी से जड़ हो चुके दिमाग से कोई ऐसी तरकीब खोज निकालने की कोशिश कर रहा था जिससे मुझे खाना भी हासिल हो जाता और मुझे कोई अपराध भी न करना पड़ता। भूख की वजह से मेरी जो हालत थी, उससे ऐसा समय भी शीघ्र ही आने वाला था जब मैं अपराध न करने का विचार त्याग कर कहीं न कहीं से जबरदस्ती पेट भरने का जुगाड़ करने के बारे में सोचने लगता। मुझे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। जो आसान तरकीब बार बार हथौड़े की तरह मेरे दिमाग में बज रही थी, वह इतना टूट चुकने के बावजूद मुझे पसंद नहीं थी। अभी मैं हालात से इस हद तक समझौता करने के लिए तैयार नहीं था कि भीख मांगने लगता। अभी मैं भीख मांगने से कम गिरे हुए तरीकों पर गौर कर रहा था। एक सूट बूट धारी साहब मेरे सामने से गुजरा। गुजरते समय वह सिगरेट का एक टुकड़ा नीचे फेंक गया। वह टुकड़ा पूरे सिगरेट के 1/3 से भी अधिक था। मैंने होठों पर जबान फेरी। खाना मैंने 2 दिन से नहीं खाया था, लेकिन सिगरेट मैंने 1 हफ्ते से नहीं पिया था। मैं यूं झिझकता हुआ सिगरेट उठाने के लिए नीचे झुका जैसे अभी कोई मुझे किसी दूसरे का सिगरेट उठाने के अपराध में गिरफ्तार कर लेगा। मेरा चश्मा मेरी नाक से ढलक कर नीचे आ गिरा। मेरे मुंह से एक सिसकारी निकली और मैंने जल्दी से चश्मा उठा लिया। चश्मा सही सलामत था। मेरे मुंह से शांति की दीर्घ निश्वास निकल गई। मैंने दूसरा हाथ बढ़ाकर सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा उठा लिया। मैंने चश्मे को मजबूती से नाक पर जमाया और सिगरेट का टुकड़ा होठों से लगा लिया। मैं बड़े प्यार से सिगरेट के छोटे छोटे कश लेने लगा। सोच रहा था कि शायद सिगरेट के धुएं की गर्मी से मेरे दिमाग की मोम पिघले और मुझे पेट भरने की कोई तरकीब सूझ जाए। एक जमाना था जब सिगरेट पीना तो दूर, अपने धार्मिक संस्कारों की वजह से मैं उसको छूने तक को तैयार नहीं होता था, लेकिन न अब वह जमाना बाकी था और न उस जमाने का मैं बाकी था। अब मैं एक बहुरूपीय की जिंदगी जी रहा था और इस जिंदगी में सिगरेट जैसी मामूली चीज से परहेज की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, विशेष रूप से तब जबकि सिगरेटनोशी मेरे बहुरूप की सलामती में मददगार थी। आज मैं कथित विमल कुमार खन्ना मुंबई वीटी की बेंच पर बैठा हुआ इतनी बड़ी दुनिया में एकदम तन्हा इंसान था जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। एक मेरे कानों में एक अधिकारपूर्ण स्वर पड़ा। मैंने सिर उठाकर देखा। मेरे सामने एक कुर्ता पाजामा और टोपीधारी, सूरत से गुजराती लगने वाला, लगभग 50 साल का, गोल-मटोल आदमी खड़ा था। उसकी पैनी दृष्टि मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी। दिया, फरमाइए, मैं बोला। मैंने सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे जमीन पर फेंक। कई बार आदमी की जुबान से निकला एक इकलौता शब्द भी उसके दिल में झांकने का रास्ता बना देता है। शायद ऐसा ही कुछ मेरे बारे में उस गुजराती ने अनुभव किया। शायद उसे मुझसे ऐसे शिष्ट उत्तर की आशा नहीं थी। मैंने अगर उसकी एक के बदले में क्या मांगता है कहा होता तो सारा सिलसिला ज्यादा स्वाभाविक मालूम होता। उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। कौन हो तुम? उसने नम्र स्वर से पूछा। भूखा हूँ, जनाब, मैं बोला। मैंने तुमसे यह नहीं पूछा है। मैं इस वक्त आपको अपना इससे बेहतर परिचय देने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरा मतलब है कोई काम धाम करते हो।
एकदम बेकार हूँ, जनाब। कोई काम, कैसा भी काम दिलवाइए न। काम कहाँ रखा है? वह तनिक तिक्त स्वर में बोला, मैंने किसी और वजह से तुमसे ये सवाल पूछा था। वह आदमी कुछ क्षण मुझे घूरता रहा और फिर बोला, 2 रुपये कमाना चाहते हो? मेरा दिल उछलने लगा। अपने सामने खड़ा आदमी मुझे 2 रुपये की कीमत के भोजन से सजा हुआ थाल मालूम होने लगा। लेकिन शीघ्र ही मैंने स्वयं पर काबू पा लिया। बदले में मुझे क्या करना होगा? मैंने संदिग्ध स्वर में पूछा। कुछ भी नहीं, गुजराती बोला, काम बहुत आसान है। अगर तुम वाकई भूखे हो तो तुम्हें उसको करने से कोई एतराज भी नहीं होगा। काम क्या है? मैंने दिल्ली के लिए 3rd क्लास स्लीपर की बुकिंग करवानी है। जिस दिन मैंने जाना है, उस दिन की बुकिंग कल सुबह से आरंभ होगी। लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में आकर लगने शुरू हो जाएंगे। अभी 11 बजे हैं और बुकिंग लाइन में अभी से 3 आदमी खड़े हैं। बुकिंग सुबह 9 बजे आरंभ होगी। उस समय तक लाइन इतनी लंबी हो जाएगी कि मुझे टिकट मिलना असंभव हो जाएगा। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अब से लेकर सुबह 9 बजे तक 10 घंटे लाइन में खड़ा रह सकूं। अगर मेरी जगह सुबह तक के लिए तुम अभी लाइन में लग जाओ तो मैं तुम्हें नकद 2 रुपये दूंगा। जनाब, आप लाइन में नहीं खड़े रह सकते क्योंकि आप बुए हैं। मैं धीरे से बोला, मैं भी लाइन में खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मैं भूखा हूँ। लेकिन 2 रुपये मिलने के बाद तो तुम भूखे नहीं रहोगे। जब तक सुबह के 9 बजेंगे तब तक तो 2 रुपये के इंतजार में मेरी आत्मा शरीर त्याग देगी। तुम भले आदमी हो ना? गुजराती झिझकता हुआ बोला, कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर आप मेरी जुबान पर विश्वास करें तो भला आदमी हूँ। मेरे 2 रुपये लेकर भाग तो नहीं जाओगे? अगर मेरा ऐसा ही कुछ करने का इरादा होगा तो मैं भला आपके 2 रुपये लेकर क्यों भागूंगा? आपका टेंटुआ दबाकर आपका सारा माल नहीं साफ कर दूंगा। मेरे साथ आओ। मैं उठकर उसके साथ हो लिया। वह मुझे एक बुकिंग ऑफिस के पास ले आया। एक बंद खिड़की के सामने 5 आदमी एक दूसरे के पीछे बैठे थे। गुजरती उनके पीछे जा खड़ा हुआ। उसने जेब से निकालकर एक एक के 2 नोट मुझे दिए और बोला, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ। तुम खाना खाकर जल्दी लौटो। अच्छा, और सुनो, फरमाइए, तुम्हारा नाम क्या है? विमल। रहते कहाँ हो? मैं यूं हंसा जैसे मुझे गुजराती की अक्ल पर तरस आ रहा हो। जिनके घर होते हैं, उनके पेट खाली थोड़े ही होते हैं। शायद उसे भी मेरी हंसी का अर्थ समझ आ गया। वह जल्दी से बोला, ठीक है, ठीक है, जल्दी वापस आओ। अभी गया और अभी आया। मैं बोला, और आना जरूर। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। पैसा हाथ में आते ही मेरी भूख दुगनी हो गई थी। मैं मुट्ठी में नोट दबाए लपकता हुआ स्टेशन से बाहर निकल आया। सड़क के पार ही एक सस्ता सा होटल था। मैं होटल में प्रविष्ट हो गया। होटल की बाईं ओर एक लंबा काउंटर था जिसके पीछे एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला, सूरत से ही बदमाश लगने वाला, हट्टा कट्टा आदमी बैठा था। काउंटर के भीतरी सिरे के समीप एक टेलीफोन बूथ था। होटल की आधी मेजें खाली थीं। मैं काउंटर के समीप की एक मेज पर बैठ गया। एक मैला कुचला सा लड़का मेरे सामने आ खड़ा हुआ। खाना लाओ, मैं होठों पर जुबान फेरता हुआ बोला, जल्दी। जेब में पैसे हैं, छोकरे के कुछ कहने से पहले ही काउंटर के पीछे बैठा हुआ बदमाश सा लगने वाला आदमी कठोर स्वर में बोल पड़ा। मेरी आवाज शायद उसके कानों तक पहुंच गई थी। उसे मेरे जैसे हुलिये के आदमी की जेब में खाने की कीमत अदा कर पाने जितना पैसा होने की उम्मीद नहीं मालूम होती थी। मेरी मुट्ठी में दबे एक एक रुपए के 2 नोट एक दूसरे में गडमड होकर एक गोली का रूप धारण कर चुके थे। मैंने वह गोली काउंटर पर उस आदमी के सामने उछाल दी। उसने गोली खोली। उसने एक एक 2 नोट एक दूसरे से अलग किए। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी और फिर वह उच्च स्वर में बोला, ए छोकरा, बड़ा साहब के लिए फौरन खाना ला। क्या लाऊं? साहब, छोकरा बोला। जो कुछ भी 2 रुपये में ज्यादा से ज्यादा हासिल हो सकता है। मैं बोला। छोकरे ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन फिर बिना कुछ बोले सिर हिलाता हुआ वहां से चला गया। मैं पीठ के साथ जा लगे पेट को दबोचे होठों पर जुबान फेरता हुआ खाना आने की प्रतीक्षा करने लगा। होटल में मौजूद और लोगों को खाना खाते देखकर मुझे एक क्षण भी प्रतीक्षा करना दूभर लग रहा था। मैंने खाना खाते हुए लोगों की ओर से दृष्टि फिरा ली। मेरी निगाह एक बार काउंटर पर बैठे देव से टकराई। वह अब भी मुझे संदिग्ध निगाहों से देख रहा था। शायद वह सोच रहा था कि कहीं मैं एक एक के 2 नोट कहीं घर से छाप कर तो नहीं लाया था। छोकरा मेरे लिए दाल,
सब्जी, प्याज, चटनी और 4 रोटियां ले आया। बस इतना ही मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। अभी इतना तो खाओ, छोकरा बोला। रोटी और लाता हूँ। मैं यूं खाने पर झपटा जैसे जिंदगी में पहली बार खाने की सूरत दिखाई दी हो। छोकरा अभी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ था और मैं अपने सामने रखी 4 रोटियां निगल चुका था। 1 महीने से भूखे हो क्या? काउंटर के पीछे बैठा देव बोला। मैंने उत्तर नहीं दिया। मैंने पानी का गिलास उठाया और गटागट पानी पी गया। मैं और रोटी आने की प्रतीक्षा करने लगा। छोकरा 4 रोटियां और ले आया। सब्जी उसने दोबारा नहीं दी, लेकिन मेरी दाल की प्लेट फिर भर गया। मैंने फिर खाना आरंभ किया। इस बार भूख की वजह से जो दहशत मुझ पर सवार थी, वह काफी हद तक उतर चुकी थी। अब मैं खाना धीरे धीरे खा रहा था। उसी क्षण होटल में एक युवती प्रविष्ट हुई। अब से 10 मिनट पहले अगर जीनत अमान भी मेरे सामने से गुजर जाती तो मुझे खबर नहीं होती, लेकिन अब मेरे पेट में खाना था और निगाहों में वक्ती संतोष की चमक थी। मैंने जी भरकर उस युवती का निरीक्षण किया। वह एक लगभग 25 साल की, छरहरे बदन की, खूबसूरत युवती थी। उसके बाल विलायती फैशन के कटे हुए थे। उसके चेहरे पर बड़े सलीके का मेकअप था और वह बड़ा कीमती परिधान पहने हुए थी। अपने दाएं हाथ में एक गहरे लाल रंग का प्लास्टिक का बैग झुलाती हुई वह काउंटर के समीप से होती हुई टेलीफोन बूथ की ओर बढ़ रही थी। काउंटर के पीछे बैठा देव लालायित नेत्रों से उसे सिर से पैर तक नाप रहा था। युवती होटल में मौजूद लगभग हर किसी की तारीफ और लालसा भरी निगाहों की शिकार होती हुई टेलीफोन बूथ में प्रविष्ट हो गई। बूथ का दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। मुझे बूथ के दरवाजे के ऊपरी भाग में लगे शीशे में से उसकी धुंधली सी सूरत दिखाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे खाना खाता रहा। मेरी भूख खत्म हो चुकी थी। मेरा पेट भर चुका था, लेकिन क्योंकि दोबारा खाना कब मिलेगा भी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए मैं पेट भर चुकने के बाद भी जबरदस्ती ठूस ठूस कर खाना खा रहा था। छोकरा मुझे 2 रोटियां, थोड़ी सी दाल और थोड़ा सा प्याज और दे गया और साथ ही नोटिस दे गया कि 2 रुपए के बदले में मिलने वाले खाने की वह आखिरी किश्त थी। मैंने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया और खाना खाता रहा। जिस समय मैं आखिरी रोटी को जबरदस्ती पेट में डालने की कोशिश में लगा हुआ था, उस समय टेलीफोन बूथ का दरवाजा खुला और युवती बूथ से बाहर निकली। बूथ का स्प्रिंग लगा दरवाजा उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। वह अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल ठकाती हुई नाक की सीध में होटल से बाहर की ओर बढ़ रही थी। मैं खाना खाना भूलकर अपलक उसे बाहर की ओर जाता देख रहा था। उसी क्षण एक ख्याल हथौड़े की तरह मेरी चेतना से टकराया। लाल हैंडबैग। युवती के हाथ में प्लास्टिक का वह लाल रंग का हैंडबैग नहीं था जो जब वह होटल में घुसी थी तो मैंने उसके हाथ में देखा था। युवती तब तक होटल से बाहर निकलकर निगाहों से ओझल हो चुकी थी। अपना हैंडबैग वह जरूर टेलीफोन बूथ में भूल आई थी। मैंने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। काउंटर पर बैठा देव अभी भी बाहर की ओर झांक रहा था। होटल में बैठे लोग अपना अपना खाना खाने में मग्न थे। शायद मेरे सिवाय किसी ने इस बात को नोट नहीं किया था कि जब वह युवती होटल में आई थी तो उसके हाथ में लाल रंग का प्लास्टिक का हैंडबैग था और जब वह वापस गई थी तो वह हैंडबैग उसके हाथ में नहीं था। मैंने रोटी का आखिरी कौर हलक में ठूसा, ऊपर से पानी पिया और अपने हाथों को बरसाती की साइडों से रगड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं द्वार की ओर बढ़ा। कुछ कदम ही चलकर ठिठका। मैंने बरसाती की जेब में हाथ डाला, हाथ बाहर निकाला और फिर विचारपूर्ण मुद्रा बनाए टेलीफोन बूथ की ओर बढ़ा। काउंटर पर बैठा देव संदिग्ध नेत्रों से मुझे देख रहा था। मैं टेलीफोन बूथ में घुस गया। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। एक बार शीशे में से मैंने काउंटर की ओर देखा। देव की निगाहें उसी ओर लगी हुई थी। मैंने दरवाजे की ओर पीठ कर ली। कायन बॉक्स की बगल में बने एक छोटे से रैक पर डायरेक्टरी के ऊपर वह लाल हैंड बैग रखा था। एक बार तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं वह हैंड बैग उठाऊं और भागता हुआ उस युवती के पास जाऊं तो शायद अभी फुटपाथ पर ही कहीं होगी और उसे उसका हैंड बैग सौंप दूं। लेकिन वह ख्याल अधिक देर तक मेरे दिमाग में नहीं टिका। पता नहीं उस क्षण मेरे मन में उत्सुकता थी या बेईमानी, लेकिन मैंने पहले बैग खोलकर भीतर झांकने का निश्चय कर लिया। मैंने बाएं हाथ से हुक पर से टेलीफोन उठाकर कान से लगा लिया। दाएं हाथ में मैंने एक ऊटपटांग नंबर डायल कर दिया। दूसरी ओर से बिजी टोन आने लगी। मेरे दाएं हाथ ने यूं एक्शन किया जैसे मैंने कायन बॉक्स में सिक्के डाले हों।
ये सब मैं इसलिए कर रहा था ताकि बाहर काउंटर पर बैठा देव अगर अभी भी मुझे घूर रहा हो तो उसे तसल्ली हो जाए कि मैं वाकई टेलीफोन कर रहा था। दाएं हाथ से मैंने हैंडबैग को खोला और टेलीफोन बूथ की छत पर लगी रोशनी के प्रकाश में मैंने हैंडबैग के भीतर झांका। मेरा मुंह सूख गया। किसी महिला के बैग में अपेक्षित साधारण सौंदर्य प्रसाधनों के ऊपर 100 के नोटों की नई निकोर बैंड की अनखुली गड्डी मौजूद थी। मेरी सांस तेज हो गई। मेरा शरीर पसीने से नहा गया। मैंने एक गुप्त दृष्टि बूथ से बाहर काउंटर की ओर डाली। काउंटर के पीछे खड़ा देव उस समय मेरी ओर नहीं देख रहा था। 10,000 रुपये। मेरे दाएं हाथ की उंगलियां खुद ही पस में सरक गईं। इससे पहले कि मैं सारे सिलसिले के बारे में कोई विवेकपूर्ण बात सोच पाता, नोटों की गड्डी मेरी पतलून की जेब में पहुंच चुकी थी। मेरे दाएं हाथ की उंगलियों ने बैग दोबारा बंद कर दिया। मेरे मानसपटल पर भविष्य के उज्जवल स्वप्न चलचित्र की तरह चलने लगे। मेरी दरिद्रता के दिन समाप्त हो चुके थे। शायद भगवान ने ही ऐसे साधन जुटाए थे कि मैं उस होटल में 2 रुपये का खाना खाने आऊं और 10,000 रुपये लेकर लौटूं। अपने नगाड़े की तरह बजते दिल पर काबू पाने का प्रयत्न करते हुए मैंने रिसीवर क्रेडल पर टांग दिया। मैं वापस घूमा। मैंने बूथ के द्वार को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ द्वार को छू भी नहीं पाया कि किसी ने बाहर से खींचकर एक झटके से द्वार खोल दिया। मेरे सामने बैग की मालकिन खड़ी थी। वह मेरे लिए मौत की घड़ी थी। मेरा निचला जबड़ा नीचे लटक गया था। भय, उत्कंठा और आतंक के भावों से मेरी आंखें फटी पड़ रही थीं। मैं पत्थर की प्रतिमा बना उस युवती के सामने खड़ा था। उन कुछ क्षणों के लिए मेरे लिए संसार की गति रुक गई थी। मेरा हैंडबैग रह गया था। युवती मधुर स्वर में बोली। मुझे जैसे सांप सूंघ गया था। मेरे मुंह से बोल नहीं फूटा। मैं पूर्ववत मुंह बाय जड़सा अपने स्थान पर खड़ा रहा। उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा मेरा हैंडबैग। जब तक मेरे दिमाग में वहां से भाग निकलने का ख्याल आया तब तक काउंटर के पीछे खड़ा देव अपने स्थान से हटकर मेरे सामने युवती की बगल में आ खड़ा हुआ। क्या बात है? उसने संदिग्ध नेत्रों से मुझे घूरते हुए युवती से प्रश्न किया। कुछ नहीं, युवती सहज स्वर में बोली। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ टेलीफोन करने आई थी। भूल से अपना हैंडबैग यहीं छोड़ गई थी। वही लेने आए हूँ। काउंटर के पीछे के देव ने एक सरसरी दृष्टि बूथ में डायरेक्टरी के ऊपर रखे बैग पर डाली। फिर उसने दोबारा मेरी ओर यूं देखा जैसे जेल का अक्सर मेहमान बनने अपने वाले चोर को देखता है और फिर कुछ स्वर में मुझसे संबोधित हुआ। क्या बिजली के खंबे की तरह बूथ में गड़े खड़े हो? एक तरफ हटते क्यों नहीं हो? मैं लड़खड़ाता हुआ बूथ से बाहर निकल आया। भाग निकलने के बारे में सोचना भी बेकार था। मैं अभी 10 कदम भी आगे नहीं बढ़ा होता कि देव ने मुझे दबोच लिया होता। युवती ने हाथ बढ़ाकर अपना बैग उठा लिया। तुम्हें कोई दौरा पड़ता है क्या? देव जैसा आदमी मुझसे बोला। नहीं, बड़ी कठिनाई से मैं अपने मुंह से एक शब्द निकाल पाया। तो फिर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अभी तो तुम ठीक थे। मेरे मुंह से बोल नहीं फूटा। वह आदमी और संदिग्ध हो उठा। युवती ने अपना बैग अपनी बाह में लटका लिया था। मेम साहब, जरा देख लीजिए, वह आदमी बोला। बैग में आपकी चीजें सही सलामत तो हैं। मुझे यह आदमी ठीक नहीं मालूम होता। मुझे लगा कि मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। अगले ही क्षण मैं चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाला था। युवती के बैग के 10,000 रुपये मेरी जेब में बरामद होने की देर थी कि मैं हवालात में होता। मेरे जैसा फटेहाल आदमी अपनी जेब में 100 के नोटों की चमचमाती हुई गड्डी की मौजूदगी की कोई विश्वसनीय वजह बयान नहीं कर सकता था, जबकि वह युवती बड़ी आसानी से साबित कर सकती थी कि वह रकम उसकी थी। मैं फंस चुका था। अच्छा, युवती सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाती हुई बोली। उसने अपना बैग खोलकर भीतर झांका। मेरी सांस रुक गई। वह कुछ क्षण बैग में मौजूद अपनी चीजों का निरीक्षण करती रही और फिर बोली। सब ठीक है, कोई चीज गुम नहीं है। अब तक मैं केवल भय से जड़ था। अब मेरे आश्चर्यचकित होने की बारी थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हे भगवान, ये चमत्कार कैसे हो गया? क्या युवती को भी मालूम नहीं था कि उसके बैग में 10,000 रुपये थे? अच्छी तरह देख लीजिए, देव जैसा आदमी बोला। मुझे तो यह आदमी पक्का चोर मालूम होता है। इसकी सूरत से भी ऐसा ही लगता है जैसे इसने जरूर कोई गड़बड़ की है। यह आदमी तुम्हें चोर लगता होगा? युवती शांत स्वर में बोली। मुझे नहीं लगता।
मेरी कोई चीज गुम नहीं हुई है। अगर इस आदमी की नीयत खराब होती तो मेरा बैग लेकर यह कब का यहाँ से चिंपत हो चुका होता। देव जैसे आदमी के चेहरे से निराशा झलकने लगी। वह अभी भी संदेह और उपेक्षा भरी निगाहों से मुझे देखता हुआ वापस काउंटर के पीछे पहुंच गया। न जाने कब की अटकी हुई मेरी सांस अब बाहर निकली। मेरे साथ आओ, युवती धीरे से बोली और बिना मेरी ओर दोबारा दृष्टिपात किए लंबे डग भरती हुई होटल से बाहर की ओर चल दी। मैं यंत्र चालित सा होटल से बाहर निकलने के बाद वह मेरी बगल में चलने लगी। एक बार फिर मेरे दिमाग में भाग निकलने का ख्याल आया, लेकिन फौरन ही गायब हो गया। एक तो वैसे ही मेरी बॉडी सिंगल सिलेंडर की थी, दूसरे फाकाकशी करते रहने की वजह से मेरा रहा सहा दम भी निकल चुका था। मेरे मुकाबले में वह युवती काफी चुस्त और बलिष्ठ मालूम होती थी। पहले तो मुझे रोक रखने के लिए वह खुद ही काफी थी और फिर वह शोर भी मचा सकती थी। एक सुंदरी का आर्तनाद सुनकर सुनकर सड़क पर चलते फिरते लोग उतनी रात गए भी सैकड़ों की तादाद में मेरे पीछे पड़ जाते। मैं भीगी बिल्ली की तरह फुटपाथ पर युवती के साथ चलता रहा। अपनी पतलून की जेब में रखी 10,000 के नोटों की गड्डी मुझे टाइम बम जैसी लग रही थी जो किसी भी क्षण फट सकता था। वह मुझे एक ऐसे रेस्टोरेंट में ले गई। अगर मैं अकेला होता तो जिसके भीतर घुस पाना तो दूर, अपनी वर्तमान स्थिति में कोई मुझे उसके दरवाजे के पास भी नहीं फटकने देता। मैं बड़े नर्वस भाव से अपना चश्मा ठीक करता हुआ और सूखे होठों पर जुबान फेरता हुआ उसके साथ रेस्टोरेंट में प्रविष्ट हुआ। एक कोने की मेज पर हम दोनों बैठ गए। उस मेज पर और उस रेस्टोरेंट की हर मेज पर बहुत सीमित प्रकाश था, जिसकी वजह से एक मेज पर बैठे लोगों को दूसरी मेज पर बैठे लोगों के केवल साए ही दिखाई देते थे, सूरतें नहीं। उसने कॉफी का ऑर्डर दे दिया। जब तक कॉफी नहीं आ गई, वह एक शब्द नहीं बोली। उस बीच मैंने कई बार कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से बोल नहीं फूटा। कॉफी पियो, वह बोली। मैं यंत्र चालित सा कॉफी की चुस्कियां लेने लगा। वह भी कॉफी पीने लगी। इतनी गर्मी है, तुम ये बरसाती उतार क्यों नहीं देते, वह बोली। नहीं उतार सकता, मैं दबे स्वर में बोला। क्यों? दरअसल दरअसल पीछे से मेरी पतलून की हालत बहुत नाजुक हो गई है। ओह, वह बोली। उस सीमित प्रकाश में भी उसके होठों पर उभर आई मुस्कुराहट मुझसे छुपी न रह सकी। मैं यह फैसला नहीं कर सका कि मेरी हालत उसके लिए मजाक का साधन थी या उसकी उस मुस्कुराहट में मेरे प्रति संवेदना का पुट था। गर्म कॉफी की भाप से मेरे चश्मे के शीशे धुंधला गए थे। मैंने चश्मा नाक से उतार उंगलियों से ही रगड़कर शीशे साफ किए और चश्मा फिर पहन लिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने सहज स्वर में पूछा। विमल, मैं बोला। उस होटल वाले को तुम चोर दिखाई देते थे, क्या तुम चोर हो? नहीं। अपराधी? नहीं। कभी जेल गए हो? जो आदमी चोर न हो, अपराधी न हो, वह जेल क्यों जाएगा? ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं कुछ क्षण हिचकिचाया और फिर धीरे से बोला, नहीं। फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्ती लालच में फंस गए थे। जी हाँ, अब छुपाने से फायदा नहीं था। अब तक बात मेरी समझ में आ चुकी थी कि उसने मुझे बखेड़े में फंसने से बचाने के लिए मेरी खातिर झूठ बोलकर मुझ पर भारी मेहरबानी की थी। क्या करते हो? कुछ भी नहीं, एकदम बेकार हूँ। वजह वजह बहुत लंबी और पेचीदा है। मैं गहरी सांस लेकर बोला, आपकी समझ में नहीं आएगी। गुजर कैसे होती है? कहाँ होती है गुजर? भूखा मरता हूँ। अभी 10 मिनट पहले 2 दिन बाद खाना हासिल हुआ था। कैसे? मैंने बता दिया। तुम्हारा कोई यार दोस्त नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं जो तुम्हें कम से कम 2 वक्त खाना खिला सके? मुंबई में नहीं है, मुंबई के बाहर है, लेकिन न होने जैसे। मैं उन लोगों की मदद नहीं चाहता। चाहे भूखे मर जाओ, चाहे भूखा मर जाऊं। मैंने स्वीकार किया। तुम उन लोगों की मदद क्यों नहीं चाहते? है कोई वजह? मैं लापरवाही से बोला। वास्तव में मैं उन लोगों के पास मदद मांगने जा ही नहीं सकता था। उनसे मदद मांगने जाने का मतलब था जेल जाना। युवती कॉफी पीने लगी। मैडम, मैं धीरे से बोला, सच पूछो तो अभी भी मैं फाके इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मुझमें शराफत और इंसानियत की थोड़ी बू बाकी है। अभी मुझमें अहम का इतना अंश बाकी है कि मैं 2 दिन भूखा रह लूं, लेकिन कोई ऐसा काम न करूं जिसे करना मेरी आत्मा तब गवारा नहीं करती थी, जबकि मैं रोटियों का मोहताज नहीं था। मेरे जिस्म में दमखम न सही, लेकिन दिमाग में इतनी अक्ल जरूर है कि मैं किसी प्रकार अपने लिए 2 वक्त का खाना जुटा सकूं,
लेकिन अभी मैं वैसे तरीके इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अभी मुझ में भूखा रहने की हिम्मत है। जब हिम्मत टूट जाएगी तो सब कुछ करूंगा। और हिम्मत हारने के मैं कितना करीब पहुंच गया हूं उसका एक नमूना वह हरकत ही है जो उस होटल में मैंने आज की है। पढ़े लिखे हो? मैंने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। तो कोई नौकरी क्यों नहीं तलाश करते? क्योंकि अपने पढ़े लिखे होने के सबूत के तौर पर मैं कोई सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं एकदम फक्कड़ आदमी हूँ। इस संसार में मेरा अपना कहने लायक जो कुछ भी है, वह मेरे जिस्म पर मौजूद है। कितना पढ़े हुए हो? काफी। मैट्रिक हो? हाँ। उसने एक खोजपूर्ण दृष्टि मुझ पर डाली और बोली, ग्रेजुएट। मैंने स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। या और भी ज्यादा। वह बोली, मैंने अर्ज किया है न, मैडम, मैं काफी पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन सड़क पर घूमने वाला आवारा, मुफलिस और सूरत से चोर दिखाई देने वाला इंसान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? नौकरी की खातिर तुम किसी को विश्वास नहीं दिला सकते कि तुम अपने सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में तुम पढ़े लिखे हो। नहीं दिला सकता, मैडम। और उसमें सबसे बड़ी वजह मेरा हुलिया है। किसी बड़े साहब को इस बात का विश्वास तो मैं तब दिलाऊं जबकि कोई मुझे उसके पास फटकने दे। मुझे तो साहब लोगों के चपरासी ही भिखारी समझकर दुत्कार देते हैं। तुम्हें तौहीन महसूस नहीं होती? पहले होती थी, अब नहीं होती। अब आदत पड़ गई है। और सच पूछिए तो इसी हालत में पहुंचकर मुझे मालूम हुआ है कि मेरे देश में नाली में कीड़ों की तरह रेंगने वाले बेघर बेदर भूखे नंगे लोगों की गिनती लाखों करोड़ों में है। मेरे देश में पैसे वाला इंसान एक है तो ठोकरें खाने वाले इंसान हजार हैं। हमारी सरकार समाजवाद की दुहाई देती है, लेकिन 23 साल की आजादी के बाद वह देश की जनता को 2 वक्त का खाना जुटा पाने के लिए साधन पैदा नहीं कर पाई। हमारी सरकार। लेक्चर मत दो। मैं फौरन चुप हो गया। तुम कोई ट्रेड यूनियनिस्ट तो नहीं हो? नहीं। बातें तो ऐसी ही करते हो। मैंने उत्तर नहीं दिया। मैंने कॉफी का आखिरी घूंट हलक में उंडेल लिया और खाली कप नीचे रख दिया। फिर मैंने जेब से उसके बैग से चुराए 100 के नोटों की गड्डी निकाली और उसे अपने और उसके बीच में सोफे पर रख दिया। युवती ने लापरवाही भरी निगाह नोटों पर डाली और फिर दोबारा मेरी ओर देखने लगी। उसने नोट उठाने का उपक्रम नहीं किया। कई क्षण उसकी पैनी निगाहें मेरे चेहरे पर टिकी रहीं। मैं नर्वस हो उठा। मैं अपने कॉफी के खाली कप में झांकने लगा। मेरी ओर देखो, वह बोली। मैं झिझकता हुआ उसकी ओर देखने लगा। मैं तुम्हारी बातों से प्रभावित हुई हूँ। तुम मुझे कामचोर नहीं लगते और पढ़े लिखे और ईमानदार आदमी लगते हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं सिर नवाकर बोला, लेकिन मैडम, तारीफ से आदमी का पेट नहीं भरता। टाक नानरसिस, युवती तनिक झुंझलाकर बोली, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें वे बातें बता रही हूँ जिसकी वजह से मैं तुम्हें नौकरी दिलवाने वाली हूँ। नौकरी? मैं भौचक्का सा बोला, मुझे? हाँ, उसका स्वर एकदम भावहीन हो उठा था। आज सुबह के अखबार में एक विज्ञापन निकला था जिसमें एक ऐसे आदमी की जरूरत जाहिर की गई है जो कार चलाना जानता हो, मोटरबोट चलाना जानता हो और इतना पढ़ा लिखा हो कि हिंदी और अंग्रेजी पढ़ लिख सकता हो। पता? गोकुलदास एस्टेट, जुहू। गोकुलदास एस्टेट सारी बंबई में मशहूर है। जुहू पहुंचकर जिससे मर्जी पूछ लेना, मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने अविश्वासपूर्ण स्वर में पूछा। मिल जाएगी? वह यूं बोली जैसे एक बेहद मामूली बात का जिक्र कर रही हो। मुझे करना क्या होगा? पहले नौकरी हासिल कर लो, फिर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। कोई गैरकानूनी काम तो नहीं करना होगा। युवती कुछ क्षण मुझे घूरती रही और फिर अपने होठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कुराहट लाकर बोली, जैसे तुम्हारी मौजूदा हालत है, उसे देखते हुए तुम्हें कोई गैरकानूनी काम भी करना पड़े तो तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? जेल भी चले जाओगे तो कम से कम 2 वक्त की रोटी की गारंटी तो हो जाएगी। मैं चुप रहा। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए सर, गोकुलदास बंबई के इन्हें गिने रईसों में से एक है। मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। और अपना हुलिया सुधार कर जाना। वह बोली, वरना कोई तुम्हें एस्टेट के पास भी नहीं फटकने देगा। लेकिन, मैंने कहना चाहा, लेकिन जो कुछ मैं कहना चाहता था उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वह पहले ही समझ गई थी कि मैं क्या कहने वाला था। उसने हम दोनों के बीच पड़ी नोटों की गड्डी उठाए, उसमें से 2 नोट फाड़कर मेरे हवाले किए और बाकी की गड्डी अपने बैग में डाल ली। ओके, वह बोली।
ओके, मैं कृतज्ञतापूर्ण स्वर में बोला। उसने वेटर को संकेत किया। वेटर बिल ले आया। 100 के 2 नोट अभी भी मेरे हाथ में थे। मैंने एक नोट वेटर की ट्रे में डाल दिया। वेटर सख्त हैरानी जाहिर करता हुआ वहां से विदा हो गया। कोई खास मजबूरी न हो। मैं धीरे से बोला, तो एटिकेट का यही तकाजा है। युवती भी हैरानी से मेरा मुंह देख रही थी कि बिल मर्द अदा करे। वाह, वह बोली। उसके स्वर में स्पष्ट मजाक का पुट था। मुझे बुरा नहीं लगा। वेटर 97 रुपये वापस ले आया। मैंने सारे नोट उठा लिए। उसे टिप देने का मेरा कतई इरादा नहीं था। बिल अदा करना और बात थी, वेटर को टिप देना और बात थी। मैं बिल अदा करना जरूरी समझता था, लेकिन वेटर को टिप देने में एक नया पैसा भी बर्बाद करना मूर्खता समझता था। हाँ, अगर मेरी जेब में सिर्फ 3 रुपए होते तो शायद मैं बिल भी अदा नहीं करता। हम दोनों उठकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। कल 11 बजे तक पहुंच जाना, वह बोली। मैंने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया और फिर झिझकता हुआ बोला, मैडम। हाँ, वह बोली। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? उसी क्षण एक टैक्सी उसके सामने से गुजरी। उसने टैक्सी को रुकने का संकेत किया। टैक्सी फुटपाथ के साथ लगकर रुक गई। ड्राइवर ने बाहर निकलकर टैक्सी का पिछला दरवाजा खोल दिया। लेडी शांता गोकुलदास, वह टैक्सी में बैठती हुई बोली। टैक्सी ड्राइवर ने बड़ी मुस्तैदी से टैक्सी का दरवाजा बंद किया, टैक्सी का मीटर डाउन किया और फिर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। अगले ही क्षण टैक्सी यह जा, वह जा। मैं भौचक्का सा तब तक फुटपाथ पर खड़ा रहा, जब तक टैक्सी मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो गई। मैंने बाएं हाथ से चश्मा उतारकर उसी हाथ से अपनी आंखों को रगड़ा और फिर चश्मा नाक पर टिकाकर विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन की ओर बढ़ा। जिस गुजराती ने मुझे 2 रुपए दिए थे, वह बुकिंग के सामने लाइन में खड़ा था और भट्टी पर चढ़े तेल की तरह उबल रहा था। उसके पीछे लाइन में 3 आदमी और आ बैठे थे। प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कहाँ मर गए थे? मुझे देखते ही वह झल्लाकर बोला, खाना खाने पूना गए थे। मैं ठाठ से उसके सामने जा खड़ा हुआ। मेरा पेट भरा हुआ था। मेरी जेब में 197 रुपये थे। मेरी नौकरी पक्की हो चुकी थी, इसलिए जब मुझे 2 रुपए की खातिर सारी रात बुकिंग की लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं थी। मैंने जेब से 2 रुपए निकाले, बाएं हाथ में उसका दायां हाथ दबोचा और उसकी हथेली पर 2 रुपए ठोकता हुआ बोला, अपुन से तुम्हेरा काम नहीं होने का, सेठ। अपुन का भेजा नहीं फिरेला है जो 2 रुपए में इधर 9 घंटे का ड्यूटी मारेगा। लगा। गुजराती का गुस्सा काफूर की तरह उड़ गया। वह हक्का बक्का सा मेरा मुंह देखने। अपना रोकड़ा चौकस करो। मैं बोला, तुम वही आदमी हो? वह हैरानी से बोला, जो थोड़ी देर पहले। हाँ, हाँ, अपुन वही आदमी है। किसी का पॉकेट मारा है क्या? काहे को खाली पीली बोलता है रे? बोला ना अपुन को तुम्हेरा काम नहीं करने का। बस, खल्लास। वन, और जो मेरा इतना टाइम बर्बाद कर दिया तुमने। वह फिर क्रोधित स्वर में बोला, टेम का 1 रुपया और लो। मैं उससे ज्यादा क्रोधित स्वर में बोला और मैंने 1 रुपये का नोट उसकी हथेली पर रख दिया। गुजराती उल्लू की तरह गोल गोल आंख फिराता, कभी हथेली पर रखे 3 रुपयों को और मेरी सूरत को देख रहा था। मैंने उसे आंख मारी, वहां से अबाउट टर्न किया और स्टेशन से बाहर निकल गया। रात को स्टेशन के पास एक फुटपाथ पर मैं अपने हमेशा के ठिकाने पर सोया। सारी रात इस आशंका में मुझे नींद नहीं आई कि कहीं किसी को खबर न हो जाए कि मेरी जेब में 194 रुपये थे और कोई मेरी पॉकेट न मार ले। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने सिर के बाल कटवाए और शेव करवाई। फिर मैंने एक ईरानी के होटल में जाकर चाय, मक्खन, टोस्ट और अंडों का ब्रेकफास्ट किया। दुकानें खुल चुकने के बाद मैंने बाजार से एक रेडीमेड पतलून, एक बुश शर्ट, एक बनियान, एक अंडरवियर, एक रुमाल, नई चप्पलें, तेल, साबुन, तौलिया, टूथपेस्ट, टूथब्रश, कंघी, शीशा और एक रेक्सीन का एयरबैग के अंदाज का बैग खरीदा। सारी खरीदारी कर चुकने के बाद भी मेरी जेब में लगभग 80 रुपये मौजूद थे। फिर मैं वापस मुंबई वी.टी. स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन के फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में अटेंडेंट को 1 रुपया रिश्वत देकर मैं फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम के बाथरूम में घुस गया। मैं मल मल कर नहाया। न जाने कितने दिनों की मैल मेरे जिस्म से उतर रही थी। अंत में मैं नए कपड़े पहनकर और बाकी का सामान एयरबैग में डालकर बाहर निकल आया। वेटिंग रूम के एक खंभे के साथ एक आत्मकत शीशा लगा हुआ था। मैंने उसमें अपनी सूरत देखी तो खुद मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरा एकदम काया पलट हो गया था।
कौवा हंस बन गया था। महीनों से अपनी मनहूस सूरत, जो मैं कभी कभार शीशे में देखता आया था, गायब हो गई थी और उसके स्थान पर मुझे एक बड़े ही कुलीन और संभ्रांत युवक का चेहरा दिखाई दे रहा था। मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी अट्टहास लगाने की इच्छा को रोक सका। एक मुद्दत के बाद मुझे महसूस हो रहा था कि इस संसार में मेरा भी कोई अस्तित्व था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं जोर जोर से गाऊं और झूम झूम कर नाचूं। वेटिंग रूम का अटेंडेंट भी चौंधियाया सा मुझे देख रहा था। सलाम साहब, वह मुझे ठोककर सलाम मारता हुआ बोला। मैं और खुश हो गया। और क्योंकि मैं खुश हो गया था, इसलिए मैंने उसे 1 रुपया और दे दिया। उसने दोबारा मुझे ठोककर सलाम मारा। अपने पुराने कपड़ों को मैंने प्लास्टिक की बरसाती में लपेट लिया था। स्टेशन से बाहर आकर उस बंडल को मैंने कूड़ेदान में फेंक दिया। सिटी में बलिन मेलोडी की धुन बजाता हुआ मैं बस स्टैंड पर आ खड़ा हुआ। बस द्वारा में जुहू पहुंच गया। जुहू पहुंचकर सर गोकुलदास एस्टेट तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं वहां 11 बजने से कुछ मिनट पहले ही पहुंच गया। एस्टेट के गेट पर खड़े गोरखे को मैंने बताया कि मैं अखबार में विज्ञापित नौकरी के लिए प्रत्याशी था। सीधे चले जाओ, वह भीतर की ओर संकेत करता हुआ बोला। दोनों ओर से पेड़ों से ढकी एक लंबी राहदारी से होता हुआ मैं आगे बढ़ा। लगभग 100 गज आगे जाकर रास्ता दाईं ओर घूम गया। सामने एक खूबसूरत 2 मंजिला इमारत थी। इमारत के सामने विशाल बगीचा था, जिसके मध्य में एक फव्वारा चल रहा था। मेरे पोर्च में कदम रखते ही इमारत का एक द्वार खुला और उसमें से पिछली रात वाली वह युवती प्रकट हुई जिसने अपना नाम लेडी शांता गोकुलदास बताया था। मैं लपक कर आगे बढ़ा और उसके सामने जा खड़ा हुआ। मैंने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया। कौन हो तुम? वह रुक्ष स्वर में बोली। क्या चाहते हो? जी, मैं बौखला गया। मैं विमल कुमार हूँ। मैं कल रात आपसे। ओह नो, वह आश्चर्य से बोली। यू कांट बी दी सेम मैन। बट आई एम, मैडम। मैं जल्दी से बोला। तुम्हारा तो एकदम कायापलट हो गया है। कल तो तुम बड़े वहशी से लग रहे थे। तुम तो अच्छे खासे खूबसूरत नौजवान हो और तुम्हारी उम्र भी कोई खास नहीं मालूम हो रही है। मैं 28 साल का हूँ। कल तो तुम मुझे 45 से कम नहीं लग रहे थे। मैं मुस्कुराया। बगल के कमरे में बैठ जाओ। वह दाईं ओर के एक कमरे की ओर संकेत करती हुई बोली। वहां नौकरी के लिए आए प्रत्याशी बैठे हैं। और वह आगे बढ़ गई। मैं बगल के कमरे में प्रविष्ट हो गया। वहां हर उम्र के कम से कम 20 आदमी मौजूद थे, जिनमें से 3-4 स्थानाभाव के कारण खड़े थे। लोगों की उपेक्षा भरी निगाहों का शिकार बनता मैं भी एक कोने में जा खड़ा हुआ। लगभग 5 मिनट बाद एक मोटी ताजी क्रिश्चियन औरत के साथ उस कमरे में शांता प्रकट हुई। सब लोग उठकर खड़े हो गए। शांता की निगाहें बारी बारी सबके चेहरों पर फिरने लगी। सबको एक बार परख चुकने के बाद उसकी निगाहें फिर मुझ पर आकर टिक गई। उसने मेरी ओर संकेत करके क्रिश्चियन औरत को कुछ कहा। क्रिश्चियन औरत की पैनी निगाहें कुछ क्षण मुझे सिर से पैर तक घूरती रही, फिर वो कर्कश स्वर में बोली, तुम इधर आओ। मैं बोला, हाँ। तुम बहरे हो क्या? मैं लपक कर लोगों की भीड़ से अलग होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? उसने पूछा। विमल कुमार, मैं तत्परता से बोला। तुम? माथा, शांता ने आवाज लगाई। ओके ओके मैडम, माथा बोली और चुप हो गई। शांता ने मुझे अपने पीछे आने का संकेत किया और कमरे से बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे हो लिया। वह मुझे इमारत के भीतर के एक अन्य कमरे में लाई। तुम्हारी नौकरी पक्की, वह बोली। थैंक यू वेरी मच मैडम, मैं कृतज्ञ स्वर में बोला। सिर्फ जबानी जमा खर्च मत करो, वह बोली। मेरा एहसान उतारने के तुम्हें आगे चलकर बहुत मौके मिलेंगे। मैं आपका मतलब नहीं समझा, मैं उलझनपूर्ण स्वर में बोला। वक्त आने दो, समझ जाओगे। उसी क्षण माथा नाम की मोटी क्रिश्चियन औरत कमरे में प्रविष्ट हुई। यह आदमी ठीक है मैडम? उसने पूछा। ठीक है, शांता व्यस्त स्वर में बोली। बाकी आदमियों को चलता करो। ओके। माथा फिर कमरे से निकल गई। आओ, तुम्हें बड़े साहब से मिलाऊं, शांता बोली। मैं चुपचाप शांता के साथ हो लिया। शांता मुझे एक विशाल बेडरूम में ले आई। बेडरूम की साज सज्जा के हर पहलू से राई सी टपकती थी। पलंग पर तकियों के सहारे एक लगभग 55 साल के वृद्ध लेटे हुए थे। उनका चेहरा राख की तरह सफेद था और स्थिर था।
केवल उनके नेत्रों की ज्योति से अनुभव होता था कि वे सजीव प्राणी थे, मोम के पुतले नहीं। मैं और शांता पलंग के पांव की ओर आ खड़े हुए। सर गोकुलदास, शांता बोली, मेरे पति। मैंने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। सर गोकुलदास की उदासीन निगाहें मेरे चेहरे से टकराए और शून्य में कहीं टिक गईं। डार्लिंग, शांता मधुर स्वर में बोली, बास्को की जगह नया आदमी रखा है। इसका नाम विमल कुमार है और यह पढ़ा लिखा और समझदार नौजवान है। मुझे विश्वास है, बास्को के मुकाबले में विमल कुमार डॉक्टर कश्यप को भी पसंद आएगा। वृद्ध के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसी क्षण बगल का एक दरवाजा खुला और एक नर्स की पोशाक पहने हुए युवती ने बेडरूम में कदम रखा। ये नर्स एलिस है, शांता बोली। मैंने नर्स को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मेरे अभिवादन की स्वीकृति में नर्स होठों में कुछ बुदबुदाई जिसका एक भी अक्षर मेरी समझ में नहीं आया। मुझे ये तक मालूम नहीं हुआ कि वह कौन सी भाषा में बोली थी। नर्स एलिस एक साधारण शक्ल सूरत की और साधारण कद काठ की लगभग 25 साल की युवती थी और न जाने क्यों बड़ी अभिमान भरी मालूम हो रही थी। एक एलिस, शांता बोली, यह आज बास्को की जगह नया आदमी रखा गया है। तब तक नर्स पलंग के समीप आ चुकी थी। क्या नाम है तुम्हारा? वह यूं बोली जैसे कि मैं उसका निजी नौकर रखा गया था। विमल कुमार, मैडम। मैं शिष्ट स्वर में बोला। हर काम ठीक से, जिम्मेदारी से करना वरना टिक नहीं पाओगे यहाँ। डॉक्टर कश्यप बहुत सख्त आदमी हैं। तुम्हारी एक भी गलती माफ नहीं करेंगे। बास्को को उन्होंने खड़े पैर नौकरी से निकलवा दिया था। मैं हर काम बहुत ईमानदारी से और दिल लगाकर करूंगा, मैडम। मैं बोला। गुड, नर्स बोली। आओ, शांता मुझसे बोली। मैं वृद्ध और नर्स का फिर से अभिवादन करके शांता के साथ बेडरूम से बाहर निकल आया। माथा उसी ओर आ रही थी। शांता ने मुझे माथा के हवाले कर दिया। माथा मुझे किचन में ले आई। वह उस विशाल इमारत के अनुरूप एक विशाल किचन थी जिसके एक कोने में लोहे की मेज और 2 कुर्सियां पड़ी थीं। किचन इमारत के एकदम सिरे पर थी जबकि सर गोकुलदास का बेडरूम इमारत के पिछवाड़े में था जिसकी खिड़की से बाहर लहरें मारता हुआ समुद्र साफ दिखाई देता था। माथा के संकेत पर मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। माथा मेरे सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। किचन में एक नौकर काम कर रहा था। चाय लाओ, माथा अधिकारपूर्ण स्वर में बोली। अभी लाया, नौकर बोला। मैं यहाँ हाउसकीपर हूँ, माथा गर्वपूर्ण स्वर में बोली। उत्तर में मुंह से मैं कुछ नहीं बोला लेकिन सूरत से मैंने प्रभावित दिखाई देने का पूरा प्रयत्न किया। तुम्हारी तनख्वाह 200 रुपये महीना होगी, माथा बोली, और तुम्हें खाना पीना और रहने की जगह मुफ्त मिलेगी। तुम्हारा क्वार्टर एस्टेट के कोने में बने गैरेजों के ऊपर है। अभी मैं तुम्हें वह जगह दिखा दूंगी। थैंक यू। नौकर चाय और बिस्कुट दे गया। मैडम, मैं झिझकता हुआ बोला, अगर बुरा न मानो तो 1-2 बातें मैं भी पूछ लूं। पूछो। बड़े साहब को बीमारी क्या है? सर गोकुलदास, माथा के चेहरे पर करुणा और वेदना के भाव उभर आए। लगभग 4 साल पहले एक मोटर एक्सीडेंट के शिकार हो गए थे। उनके सारे जिस्म को लकवा मार गया है। न वे खुद हिल सकते हैं और न बोल सकते हैं। पिछले 4 सालों से वे यूं ही बिस्तर पर पड़े हैं। बिस्तर से व्हीलचेयर पर और व्हीलचेयर से बिस्तर पर। बस यही जिंदगी रह गई है बेचारों की। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कश्यप बहुत काबिल डॉक्टर है और बड़े साहब का पुराना दोस्त है। वह कहता है कि वह ठीक नहीं हो सकते। बेचारों की जिंदगी एक कच्चे धागे के सहारे लटकी हुई है। वे किसी भी क्षण इस दुनिया से कूच कर सकते हैं। 4 साल तो बिस्तर पर पड़े हो गए हैं, और कब तक जीवित रह पाएंगे वे? मैंने देखा कि सर गोकुलदास के उस संदर्भ में जिक्र ने माथा की आंखें तर कर दी थीं। शायद माथा की कठोरता केवल दिखावे की थी। भीतर से शायद वह बहुत सहृदय औरत थी। मैं चुपचाप चाय पीता रहा। मेरा काम क्या है? थोड़ी देर बाद मैंने पूछा। मुख्यतः तुम्हारा काम है बड़े साहब की देखभाल में नर्स एलिस की मदद करना, माथा बोली, जैसे उन्हें बिस्तर से उठाकर व्हीलचेयर पर बिठाना, व्हीलचेयर से उठाकर बिस्तर पर लिटाना। और इसे तुम मामूली काम मत समझो। इस काम में बड़ी सावधानी की जरूरत है। डॉक्टर कश्यप का कहना है कि तनिक भी अप्रत्याशित झटका लगने से सर गोकुलदास की जान जा सकती है। पैरालिसिस की वजह से उनका दिल भी बहुत कमजोर हो गया है। और क्या काम करना होगा मुझे और तुम्हें उनकी व्हीलचेयर को पीछे से चलाते हुए कभी कभार उन्हें समुद्र की सैर करवा कर लाना होगा। और तुम्हें उनको उनकी पसंद की पुस्तकें पढ़कर सुनानी होंगी।
इसके अलावा कभी कभी तुम्हें ड्राइवर की ड्यूटी भी देनी होगी। एस्टेट में 4 कारें हैं लेकिन एक भी मुश्किल से इस्तेमाल होती है। सिर्फ शांता मेम साहब कहीं आती जाती हैं और वे या तो टैक्सी बुलवा लेती हैं और या कार खुद चलाती हैं। वैसे कार खुद चलाने से वे परहेज ही रखती हैं। वे कहती हैं कि जब से बड़े साहब का एक्सीडेंट हुआ है उन्हें कार ड्राइव करने में दहशत महसूस होने लगी है। स्वाभाविक भी है जबकि एक एक्सीडेंट का भयंकर अंजाम सामने हो। तुम अच्छे ड्राइवर हो। जी हाँ, फिर शायद तुम्हें कभी कभार शांता मेम साहब की कार ड्राइव करनी पड़े। मोटरबोट चलाना जानते हो? कभी चलाए नहीं। कार चलानी आती है तो जल्दी ही सीख जाओगे। एक बात और बताइए, क्या बास्को कौन था? बास्को की जगह ही तो तुम रखे गए हो। वह एक भद्दा सा लंबा चौड़ा गोवानी था जो सारा दिन लॉन में बैठा चारमीनार की सिगरेट पीता रहता था। साला हलकट कोई काम सलीके से नहीं करता था। उसकी लापरवाही ने एक बार तो बड़े साहब को मार ही डाला था। क्या हुआ था? बास्को उन्हें व्हीलचेयर से उठाकर कुर्सी पर लिटाने लगा था कि एकाएक उनका शरीर उसके हाथ से फिसल गया था। वह तो नर्स एलिस पास खड़ी थी और उसने असाधारण फुर्ती और तत्परता का परिचय देकर बड़े साहब को संभाल लिया था, वरना उस दिन साहब, भगवान न करे, परलोक से धार गए होते। उनका शरीर तो शीशे से भी नाजुक है। जमीन पर गिरा नहीं और चकनाचूर हुआ नहीं। शाम को जब डॉक्टर कश्यप को उस घटना का पता लगा तो उन्होंने उसी क्षण बास्को को निकाल बाहर किया था। मैं ऐसी अप्रिय घटना नहीं होने दूंगा, मैं दृढ़ स्वर में बोला। तुमसे मुझे यही उम्मीद है। तुम शक्ल से ही मुझे भले लगते हो। बास्को को तो कोई मील भर से देख ले तो पहचान ले कि वह चोर और उठाई गिरा है। ऐसे आदमी को यहाँ रख कैसे लिया गया? आदमी की जरूरत थी। शांता मेम साहब कहीं से पकड़ आई थी। बास्को की वजह से ही तो इस बार अखबार में इश्तिहार दिया गया था और तुम्हें इतने आदमियों में से चुना गया था। मैं मन ही मन सोचने लगा, अगर माथा को मालूम हो जाए कि इस बार भी जो आदमी रखा गया था वह शांता मेम साहब द्वारा ही पकड़कर लाया गया था, तो उसे कैसा लगेगा। माथा की निगाहों में शांता ने मेरी सूरत पहले कभी नहीं देखी थी और मैं कई प्रत्याशियों में से बड़ी सावधानी से चुना गया था। साहब का कोई बाल बच्चा नहीं है। एक लड़की है, माधुरी नाम है, लगभग 16 साल की है। वह नैनीताल में शेरवुड कॉलेज में पढ़ती है। छुट्टियों में आती है, अब कुछ ही दिनों में आने वाली है। शांता मेम साहब की तो इतनी उम्र मालूम नहीं होती कि उनकी 16 साल की लड़की भी हो। माधुरी शांता मेम साहब की लड़की नहीं है, माधुरी साहब की पहली बीवी से है। साहब की पहली बीवी माधुरी को 6 साल का छोड़कर मर गई थी। साहब ने माधुरी को तभी पढ़ाई के लिए नैनीताल भेज दिया था। शांता मेम साहब से तो साहब ने एक्सीडेंट से सिर्फ 1 साल पहले शादी की थी। दोनों की उम्र में तो बहुत फर्क है। कोई खास फर्क नहीं। साहब अभी केवल 50 साल के हैं। मुझे तो उनकी उम्र ज्यादा मालूम होती है। वे 50 साल के ही हैं। बीमारी की वजह से ऐसा लगता है। अब जिस्म में जान कहाँ रह गई है। जब उन्होंने शांता मेम साहब से ब्याह किया था उस समय वे 45 के थे, लेकिन इतनी अच्छी सेहत थी कि 40 से भी कम के मालूम होते थे। वैसे भी 45 की उम्र में तो आदमी आम दूसरी शादी कर लेता है। और शांता मेम साहब उस वक्त 25 साल की थीं। मैं चुप हो गया। आओ तुम्हें तुम्हारा क्वार्टर दिखाऊं। माथा अपने स्थान से उठती हुई बोली। मैं भी उठ खड़ा हुआ। वह मुझे इमारत से बाहर ले गई। बगीचे के पार एस्टेट के सड़क की ओर के कोने पर वह इमारत थी जिसके नीचे 4 गराज थे और ऊपर 2 कमरों का सेट था जो कि गोकुलदास एस्टेट में मेरा निवास स्थान बनने वाला था। तुम्हारे क्वार्टर में ये घंटी लगी है। माथा कमरे के स्विच बोर्ड पर लगी घंटी की ओर संकेत करते हुए बोली। इस घंटी का पुश बटन नर्स एलिस के कमरे में लगा हुआ है। इस घंटी के बजने का अर्थ होगा कि नर्स एलिस को तुम्हारी जरूरत है। घंटी बजते ही तुम्हें फौरन नर्स के पास पहुंचना होगा। समझ गए? समझ गया। मैं जाती हूँ। लंच के वक्त किचन में आ जाना। ओके मैडम, एंड थैंक यू वेरी मच मैडम। माथा मुझे वहां खड़ा छोड़कर मेरे क्वार्टर की सीढ़ियां उतर गई। अगला सप्ताह बड़े मजे से गुजरा। खाने पीने को अच्छा मिलता था, इसलिए 1 सप्ताह में ही मेरे शरीर में जान और चेहरे पर रौनक आने लगी थी। निरंतर फाकाकशी की वजह से भीतर को पिचके हुए गाल भी अब बाहर निकलने लगे थे और अब मेरा चश्मा चेहरे से ढलककर मेरी नाक की फुंगी पर नहीं आ जाता था। डॉक्टर कश्यप से मेरी मुलाकात हो चुकी थी और वह मुझसे संतुष्ट था।
उसने मुझे सर गोकुलदास को पलंग से व्हीलचेयर पर और व्हीलचेयर से पलंग पर पहुंचाते देखा था और मेरे काम करने की जिम्मेदारी भरे ढंग को पसंद किया था। नर्स एलिस, जो आरंभ में मुझे संदेह की निगाहों से देखा करती थी, अब संतुष्ट दिखाई देने लगी थी। डॉक्टर कश्यप सप्ताह में 3 बार आता था और सर गोकुलदास का जनरल चेकअप कर जाता था। डॉक्टर के निर्देशानुसार उसे दवाएं, इंजेक्शन और पथ्य देने का काम नर्स करती थी। आरंभ में सर गोकुलदास को देखकर मुझे लगा था कि उनका शरीर एकदम जड़ था, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ था कि वे थोड़ी बहुत गर्दन हिला लेते थे और उनमें तरल पदार्थों को निगल पाने और हल्की फुल्की चीजों को चबा पाने की क्षमता थी। सुबह लंच के पहले, शाम को चाय के बाद और रात को सोने से पहले मैं सर गोकुलदास को उनकी पसंद की पुस्तकें पढ़कर सुनाया करता था। एक सप्ताह में ये काम करते रहने के बाद मुझे इतना तजुर्बा हो गया था कि मैं उनके नेत्रों में झांककर ही पहचान सकूं कि कौन सी किताब उन्हें बोर करती है और कब वे किताब सुनने के मूड में नहीं होते थे। उस सप्ताह में यह मेरा विश्वास दृढ़ हो गया था कि माथा एक बहुत ही नेकदिल औरत। बाकी के 80 रुपयों में से मैंने एक कॉटन का नाइट सूट, 2 बनियाने, 2 अंडरवियर और शेविंग सेट खरीद लिया था। बुश शर्ट और पतलून मेरे पास एक ही थी, जिसे मैं हर तीसरे दिन रात को धोकर खुद ही प्रेस कर लेता था और यूं किसी प्रकार एक ही पोशाक से गुजारा चला रहा था। कार ड्राइव करने के लिए मुझे एक बार भी नहीं कहा गया था। शांता कभी बाहर जाती थी तो टैक्सी बुला लेती थी और या कार खुद ड्राइव कर लेती थी। उस एक सप्ताह के समय में मैंने मोटरबोट चलाना सीख लिया था। सर गोकुलदास की मोटरबोट के बारे में मुझे बाद में मालूम हुआ था कि उससे तेज मोटरबोट सारी बंबई में किसी के पास नहीं थी, पुलिस या कस्टम वालों के पास भी नहीं। पूरे सप्ताह में मेरे क्वार्टर की घंटी एक बार भी नहीं बजी थी। प्रत्यक्षतः नर्स एलिस को रात में कभी भी मेरी सहायता की जरूरत नहीं पड़ी थी। मैं शांता का एक बार फिर शुक्रगुजार होना चाहता था, लेकिन कोई मौका हाथ नहीं आ रहा था। साथ ही मुझे शांता की कही वह बात भी याद आ जाती थी कि मुझे जुबानी जमा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। उसका एहसान उतारने के लिए आगे चलकर बहुत मौके आने वाले थे। पता नहीं वे मौके कब आने वाले थे, लेकिन मैं दिल से उसकी कोई भी सेवा करने के लिए तैयार था। समय बड़े मजे से कट रहा था और फिर 8वीं रात को मेरी नींद खुली। बाहर से कोई धीरे से मेरे क्वार्टर का द्वार खटखटा रहा था। मैं कच्ची नींद सोने का आदी था, इसलिए मेरा अनुमान था कि दरवाजा खटखटाए जाने की आवाज मैंने लगभग तत्काल ही सुन ली थी। मैंने बत्ती जलाई। वॉल क्लॉक 1:30 बजा रही थी। मैं लगभग 11 बजे सोया था। मुझे सोए हुए लगभग 2.5 घंटे हो चुके थे। मैं बिस्तर से निकला। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। बाहर शांता खड़ी थी। कमरे के 60 वॉट के बल्ब का कृत्रिम प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ रहा था। पीले प्रकाश में उसका चेहरा बेहद पीला लग रहा था। वह अपने शरीर के साथ कसकर एक रेशमी गाउन लपेटे हुए थी और वह सूरत से बेहद भयभीत दिखाई दे रही थी। आप, मेरे मुंह से निकला। मैंने आंखें मिचमिचाकर अपने नेत्रों से नींद भगाने की कोशिश की और दोबारा उसकी ओर देखा। नहीं, मैं ख्वाब नहीं देख रहा था। वह शांता ही थी। वह मेरी बगल से होती हुई भीतर घुस आए और जाकर मेरे पलंग के समीप खड़ी हो गई। दरवाजा बंद कर दो, वह कंपित स्वर में बोली। मैं यंत्र चालित सा आगे बढ़ा और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। क्या बात हो गई, मैडम? मैं चिंतित स्वर में बोला, आप बहुत घबराई हुई लग रही हैं। माँ, मैं, वह पूर्ववत कंपित स्वर में बोली, माँ, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। मैं झपट कर किचन में गया और पानी ले आया। शांता गटागट पानी पी गई। उसने खाली गिलास मुझे थमा दिया। वह भयभीत थी और अपने से बेखबर थी। उसका रेशमी गाउन सामने से खुल गया था और भीतर से जाली जैसे पारदर्शक कपड़े से ढका उसका गोरा, पुष्ट शरीर झलक रहा था। क्या बात हो गई, मैडम? उसके लगभग नग्न शरीर से निगाहें चुराते हुए मैंने अपना प्रश्न दोहराया। विमल, वह कंपित स्वर में बोली और उसने सहारे के लिए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर मैं आगे बढ़ा और मैंने उसका हाथ थाम लिया। अगले ही क्षण वह मेरे आलिंगन में थी। मैं बौखला गया। मैंने पीछे हटना चाहा। उसका शरीर लता की तरह मेरे शरीर से लिपट गया। उसके नेत्र बंद थे और वह होठों में बुदबुदा रही थी, विमल, विमल, माँ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन हुआ क्या है, मैडम? आप क्यों डर रही हैं? मैं उसे अपने शरीर से अलग करने का उपक्रम करता हुआ बोला।
उसका शरीर एक बार कांपा, एक बार कसकर मेरे शरीर के साथ चिपका और फिर मुझसे अलग हो गया। वह पलंग पर जा बैठी और हौंफने लगी। मुझे लगा कि वह धीरे धीरे स्वयं को नियंत्रित कर रही थी। मैं हक्का बक्का सा उसके सामने खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसने सिर उठाया और अपने चारों ओर देखा। मैं कहाँ हूँ? वह बोली। मेरे क्वार्टर में। मैंने जल्दी से उत्तर दिया। हाँ, तुम्हारे क्वार्टर में। मैं खुद ही तो यहाँ आई थी। फिर उसका ध्यान अपने खुले गाउन की ओर गया। उसके चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई। उसने गाउन को अच्छी तरह अपने शरीर के गिर्द लपेट लिया। अब वह अपने होशोहवास में दिखाई दे रही थी। सॉरी, वह होठों में बुदबुदाए। क्या हो गया था, मैडम? क्या देखा था आपने सपने में? उत्सुकतावश मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। उसके नेत्र शून्य में कहीं टिक गए और वह होठों में बुदबुदाती हुई बोली, मैंने सपने में देखा कि सर गोकुलदास अपने बेडरूम में व्हीलचेयर पर पड़े हैं। बेडरूम में मेरे अतिरिक्त डॉक्टर कश्यप और नर्स एलिस भी मौजूद है। डॉक्टर ने तुम्हें साहब को व्हीलचेयर से उठाकर पलंग पर लिटा देने का आदेश दिया। तुम और नर्स एलिस आगे बढ़े। नर्स एलिस ने साहब की टांगें पकड़ी। तुमने उन्हें कंधों से थामा और व्हीलचेयर से उठा लिया। तुम और नर्स एलिस उनके शरीर को उठाए पलंग की ओर बढ़े। उसी क्षण व्हीलचेयर के पायदान से तुम्हारा पांव उलझा और तुम लड़खड़ा गए। डॉक्टर कश्यप चिल्लाया। मैं तुम्हारी ओर लपकी इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता। साहब के शरीर से तुम्हारी पकड़ छूट गई और उनका सिर फर्श से जा टकराया। साहब की टांगें अभी भी नर्स एलिस के हाथ में थीं। डॉक्टर कश्यप साहब की ओर लपके, लेकिन साहब के प्राण पखेरु उड़ गए थे। वह चुप हो गई। उसका चेहरा आवेग से तमतमा रहा था और वह फिर जोर जोर से हौंफने लगी थी। लेकिन मैडम, मैं सांत्वनापूर्ण स्वर में बोला, वह केवल एक सपना था। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा। हकीकत में ऐसा कभी नहीं होगा। मुझसे वैसी असावधानी हरगिज नहीं होगी जो आपने सपने में देखी है। लेकिन कभी कभी सपने सच भी तो हो जाते हैं। ये सपना सच नहीं होगा। मैं दृढ़ स्वर में बोला। असावधानी न सही, दुर्घटना तो हो ही सकती है। मैं ऐसी दुर्घटना कभी नहीं होने दूंगा। वैसे तुमने कभी सोचा है कि अगर ऐसी दुर्घटना वास्तव में हो जाए तो वह साहब पर एक भारी उपकार होगा? जी, मैं उलझनपूर्ण स्वर में बोला। पिछले 4 साल से सर गोकुलदास नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हैं। पिछले 4 साल से उनकी जिंदगी एक कच्चे धागे के सहारे लटकी हुई है जो कभी भी टूट सकता है। लेकिन शायद ऊपर वाला चाहता है कि अभी वे और यातना सहें। मिस्टर, उन्होंने 4 साल की अपाहिज जिंदगी एक भारी सजा के तौर पर जी है और आगे भी तब तक जीवित रहेंगे, एक भारी सजा ही भुगतेंगे। सर गोकुलदास बहुत तकलीफ में हैं, मिस्टर। उनकी गति इसी में है कि अब उन्हें इस नारकीय जीवन से मुक्ति मिल जाए। इंसान क्या कर सकता है? मैं दार्शनिक भाव से बोला, जो भगवान की इच्छा होगी, वह होगा। वह धीरे से बोली, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था। उस सपने ने मुझे बेहद उद्वेलित कर दिया था, बेहद डरा दिया था। ज्यों ही मैं आंखें बंद करती थी, उस बुरे सपने की एक एक बात मेरी आंखों के सामने घूम जाती थी। मैं इतना डर गई थी कि मेरी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बेडरूम में मेरा दिल घबराने लगा था। सोचा, खुली हवा में मन को शांति मिलेगी, सो बाहर आ गई। मैं बाहर लॉन में आकर घूमने लगी और फिर अनजाने में ही इस ओर बढ़ आई। यहाँ आ गई तो अंधेरी रात में वापस लौटने में मुझे डर लगने लगा। फिर एकाएक मुझे यूं लगा जैसे कोई आदमी दीवार पर चढ़ा हुआ हो और जलती निगाहों से मुझे घूर रहा हो। मैंने चौकीदार को आवाज दी लेकिन वह मालूम नहीं कहाँ था। मेरी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंची। फिर मुझे लगा था कि दीवार पर खड़ा आदमी दीवार से कूद पड़ा था और मेरी ओर लपका था। तब भय से मेरी घिघी बंद गई। तभी मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैं भागकर गराज के पास पहुंची और तुम्हारे क्वार्टर की सीढ़ियां चढ़ाई। मैंने तुम्हारा दरवाजा खटखटाया। भगवान का शुक्र है कि दरवाजा खटखटाए जाने की आवाज तुमने फौरन सुन ली। अगर तुमने फौरन दरवाजा न खोल दिया तो वह आदमी जरूर मेरे पीछे आकर मुझे दबोच लेता। वह चुप हो गई। वह हौंफने लगी। आपको वहम हुआ है, मैडम। मैं सांत्वनापूर्ण स्वर में बोला, आपके पीछे कोई आदमी नहीं भाग रहा था। आप सपने से डर गई हैं और उसी सपने की वजह से, और कुछ अंधेरी रात की वजह से, आपकी कल्पना शक्ति प्रबल हो उठी है। लेकिन मैंने अपने आंखों से उस आदमी को दीवार से कूदते देखा था। आपको वहम हुआ होगा।
या फिर आपने वह आदमी भी उस बुरे सपने में देखा होगा जिसने आपको इतना उद्वेलित कर दिया है। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों से झलकता भाव जाहिर कर रहा था कि उसे मेरी बात कोई विशेष विश्वसनीय नहीं लगी थी। चलिए, मैं आपको कोठी तक छोड़ आऊं। मैं बोला। नहीं, वह बोली, मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने की इजाजत दो। जरूर बैठिए, मैं अनिश्चित स्वर में बोला। घर आपका है, मालकिन। उसे मालकिन के नाम से मैंने जानबूझकर संबोधित किया था ताकि उसे याद आ जाता कि वह इतनी रात गए एक नौकर के क्वार्टर में बैठी थी। तब तक मैं अपने को व्यवस्थित कर चुका था और धीरे धीरे मुझे यह अनुभव होने लगा था कि इतनी रात गए सर गोकुलदास की जवान बीवी का मेरे क्वार्टर में देखा जाना मेरे लिए, और उसके लिए भी, कितना खतरनाक साबित हो सकता था। वह पलंग पर बैठी गहरी सांसें लेती रही। हे भगवान! कुछ क्षण बाद वह बोली, कैसा भयानक सपना था वह। होगी, वह होगा, है। कभी कभी इंसान को भी भगवान की इच्छा को कार्यरूप में परिणत करना पड़ता। मैं एकाएक बेहद गंभीर हो उठा। मैडम, मैं धीरे से बोला, आप कहीं मुझे राय तो नहीं दे रही हैं कि मैं किसी दिन बड़े साहब को उठाते समय उन्हें अपनी पकड़ से फिसल जाने दूं? यह उन पर भारी उपकार होगा। वह भी धीमे स्वर में बोली, ये सरासर हत्या होगी। जब घोड़े की टांग टूट जाती है तो क्या हम उसे तकलीफ से छुटकारा दिलाने के लिए गोली नहीं मार देते? इंसान और जानवर में फर्क होता है। इंसानों के समाज में एक पुलिस नाम की संस्था भी होती है जिसकी निगाह में एक जानवर और एक इंसान की कीमत एक जैसी नहीं होती। लेकिन पुलिस का इस सिलसिले से क्या वास्ता होगा? वह तो एक सरासर दुर्घटना का केस होगा। साहब के शीशे से भी नाजुक जीवन के चकनाचूर हो जाने के बाद ख्वाब में भी नहीं सोचेगा कि उनकी मौत किसी अस्वाभाविक ढंग से हुई थी। सॉरी मैडम, मुझसे ये पाप नहीं होगा। मुझे एक गिलास पानी और पिलाओ। मैं गिलास लेकर किचन में चला गया। मैं किचन से पानी का गिलास भर लाया और उसे शांता के हाथों में दे दिया। शांता धीरे धीरे पानी पीने लगी। गिलास खाली हो जाने पर उसने गिलास मुझे थमा दिया। मिस्टर, वह एक खोजपूर्ण दृष्टि मेरे चेहरे पर डालती हुई बोली, तुम्हारी जानकारी के लिए सर गोकुलदास की जायदाद के तुम भी हिस्सेदार हो। उनकी वसीयत में तुम्हारा भी जिक्र है। जी, मैं हैरानी से बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं उनका अदना सा नौकर हूँ और नौकर की हैसियत से भी यहाँ काम करते हुए मुझे जुम्मा जुम्मा 8 रोज ही तो हुए हैं। एक सर गोकुलदास की वसीयत के अनुसार हर उस आदमी को जो उनकी मृत्यु के समय एस्टेट का कर्मचारी होगा, 50,000 रुपये मिलेंगे, चाहे उस समय गोकुलदास एस्टेट में उसकी नौकरी 5 मिनट की हो। कुछ समय में आया, यानी कि अगर भगवान न करे आज सर गोकुलदास की मृत्यु हो जाए तो मैं 50,000 रुपये की मोटी रकम का स्वामी बन जाऊंगा। करेक्ट, बल्कि तुम लखपति बन जाओगे। मुझसे अपने पति का दुख नहीं देखा जाता। अगर उन्हें वर्तमान नर्क जैसी जिंदगी से तुम्हारी वजह से निजात मिल जाए तो मैं तुम्हें अपने हिस्से में से 50,000 रुपये और दूंगी। आपका हिस्सा? हाँ, साहब की मृत्यु के बाद उनकी 1 करोड़ रुपए की संपत्ति मुझमें और उनकी बेटी माधुरी में आधी आधी बांटी जाने वाली है। ओह मिस्टर, जरा सोचो, कल तक तुम भूखे नंगे, बेघर बेदर, गंदे गटर में कुलबुलाते हुए कीड़े से भी गई गुजरी जिंदगी जीने वाले इंसान थे और आने वाले कल में तुम लखपति बन सकते हो। और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि आज दुनिया में प्रतिष्ठा और सम्मान का हकदार केवल पैसे वाला ही बन सकता है। मिस्टर, जरा सोचो कि तुम क्या बन सकते हो। और यह सब कुछ बड़ी आसानी से हो सकता है। तुम्हें केवल एक अपने नारकीय जीवन से दुखी वृद्ध को अगले कुछ दिनों में हाथ से फिसल जाने देना होगा। सॉरी मैडम, मैं दर्द स्वर में बोला, आपकी फिलॉसफी मेरी समझ से बाहर है। मैं एक निरीह प्राणी की जान लेकर लखपति नहीं बनना चाहता। लेकिन वैसे भी तो साहब किसी भी क्षण पर लोग सिधार सकते हैं। तो फिर आप इंतजार कीजिए। भगवान का काम भगवान को ही करने दीजिए। और 1 सप्ताह पहले तुम मुझसे मेरे एहसान का बदला चुकाने की बातें कर रहे थे। आपके एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं अपनी जान हाजिर कर सकता हूँ, किसी दूसरे की जान नहीं ले सकता। मैं अपनी वजह से सर गोकुलदास की जिंदगी पर आंच नहीं आने दूंगा। ऑल राइट, वह शांत स्वर में बोली, साहब के जीवन के विषय में तुम्हें मेरा दृष्टिकोण पसंद नहीं आया, इसका मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम एक सिद्धांत के पक्के, ईमानदार और स्वामी भक्त आदमी हो। मुझे खुशी है कि मैं इस बार बास्को जैसे घटिया आदमी को चुनकर नहीं लाई।
उस नाजुक वार्तालाप का पटाक्षेप होता देखकर मैंने शांति की गहरी सांस ली। वह अपने स्थान से उठ खड़ी हुई। उस भयानक सपने ने मुझे बुरी तरह उद्वेलित कर दिया था। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैंने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। चलो, मुझे कोठी तक छोड़ आओ। मैं झिझकता हुआ उसके साथ हो लिया। रास्ते में पेड़ों के बीच में से गुजरते हुए मैं बोला, एक बात पूछे मैडम? पूछो, वह सशंक स्वर में बोली। आज से पहले भी कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया था कि सर गोकुलदास नरक जैसी यातना भुगत रहे हैं और इस यातना से मौत ही उन्हें छुटकारा दिला सकती है? मैंने उनके यातनापूर्ण जीवन के बारे में बहुत बार सोचा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उनकी यातनाएं मौत के आने पर ही समाप्त होंगी। डॉक्टर कश्यप सदा यही कहते हैं कि साहब ठीक नहीं हो सकते, लेकिन मेरी आशा समाप्त नहीं होती। न जाने क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर वे बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएंगे तो भी वे इतने ठीक जरूर हो जाएंगे कि उन्हें इतनी तकलीफ नहीं भुगतनी पड़ेगी जितनी कि वे अब भुगत रहे हैं। लेकिन आज रात के सपने ने मेरा विश्वास हिला दिया है। मैंने सपने में उन्हें पलक झपकते ही मौत की गोद में समाते देखा था। अब मुझे विश्वास हो चला है कि मौत ही उन्हें उनके वर्तमान नारकीय जीवन से छुटकारा दिला सकती है। और इस भयानक सपने की वजह से ही मेरे दिल में इतने भयानक ख्याल आए। मैं चुप रहा। हम दोनों कोठी के सामने पहुंच गए। मैं पोर्च के खंबे के पास रुक गया। वह आगे बढ़ गई। कुछ क्षण बाद वह कोठी में प्रविष्ट होकर मेरी दृष्टि से ओझल हो गई। मैं वापस लौट पड़ा। फव्वारे के समीप आकर मैंने एक बार कोठी की ओर झांका और फिर न जाने क्यों मेरा दिल धड़क गया। इमारत की पहली मंजिल के पर्दों के पीछे से रोशनी का आभास मिल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे पर्दे के पीछे से कोई बाहर की ओर झांक रहा है। वह कमरा माथा का था। क्या माथा ने इतनी रात गए शांता और मुझे इकट्ठी कोठी की ओर वापस आते देख लिया था? मन और मस्तिष्क पर चिंता का भार लिए मैं अपने क्वार्टर में वापस लौट आया। सुबह 10 बजे के करीब में पोर्टिको के समीप खड़ा सिगरेट की कश लगा रहा था। मैं सर गोकुलदास को पूरी सावधानी से व्हील चेयर पर लिटाकर नस एलिस के हवाले कर आया था। आज मैंने साहब को ऐसे संभाल कर उठाया था जैसे मैं हल्की सी ठोकर से चकनाचूर हो जाने वाली शीशे की कोई बहुत ही नाजुक चीज उठा रहा था। शांता का सपना मेरे मानसपटल पर रह रहकर यूं अंकित हो जाता था जैसे वह सपना शांता ने नहीं, मैंने देखो। सुबह ब्रेकफास्ट के समय कोठी की विशाल किचन में मेरा माथा से आमना सामना हुआ था, लेकिन उसकी बातों से या चेहरे के भावों से मैं फैसला नहीं कर सका था कि पिछली रात को अपने कमरे की खिड़की पर पड़े पर्दे के पीछे से उसने मुझे और शांता को देखा था या नहीं। शांता उस समय कोठी में मौजूद नहीं थी। वह कार लेकर शहर में कहीं गई थी। उसी क्षण ड्राइववे से होता हुआ एक मोटा ताजा रंगत में काला और सूरत से गोवानी लगने वाला आदमी पोर्टिको में पहुंचा। उसकी निकोटिन से पीली पड़ चुकी उंगलियों में एक सिगरेट फंसा हुआ था। वह मेरे पास आकर ठिठक गया। मैंने संदिग्ध नेत्रों से उसे सिर से पांव तक देखा और फिर पूछा, क्या चाहिए? मुझे मालकिन से मिलना है। वह आदमी ढीठ स्वर में बोला। कौन मालकिन? शांता मेम साहब। वे कोठी में नहीं हैं। कहाँ गई हैं? मालूम नहीं। कब आएंगी? मालूम नहीं। तो फिर मुझे बड़े साहब से मिलना है। क्यों? मेरी पगार बाकी है। कौन हो तुम? विमल। मुझे अपने पीछे से माथा की आवाज सुनाई दी। यह बास्को है। इस साले हलकट को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। मैंने घूम कर देखा। मारधा रोडी कूटने वाले इंजन की तरह दंदनाती हुई कोठी के मुख्य द्वार से बाहर निकल रही थी। वह बास्को के सामने आ खड़ी हुई और क्रोधित स्वर में बोली, क्या करने आए हो? मैं अपनी पगार लेने आया हूँ। बास्को बोला, कौन सी बाकी की पगार? तुम्हारा हिसाब चुकता हो गया है। लेकिन मेरे को अभी का अभी मालूम हुआ है कि अगर मालिक मुलाजिम को नौकरी से निकाले तो 1 महीने की जास्ती पगार देनी पड़ती है। बकवास मत करो, माथा गरज कर बोली, तुम्हें पहले ही 1 महीने की जास्ती पगार मिल चुकी है। तुमने पिछले महीने में सिर्फ 5 दिन काम किया था, लेकिन फिर भी तुम्हें मैंने पूरे महीने की पगार दी थी। मेरे को तुमसे बात नहीं करने का है। मेरे को बड़ा साहब या शांता मेम साहब से बात करने का है। बड़ा साहब किसी से बात नहीं करता और शांता मेम साहब इधर नहीं है। मैं इधर ही बैठकर शांता मेम साहब का इंतजार करूंगा। तुम यहाँ से जाते हो या तुम्हें धक्के देकर निकलवाऊं? मैं अपनी पगार लिए बिना इधर से नहीं जाऊंगा। विमल माथा मेरी ओर घूमकर चिल्लाई,
तुम इधर खड़ा खाली पीली मेरा मुंह क्या देखता है? गोरखा को बुलाओ। लेकिन तब तक शोर सुनकर गोरखा खुद ही वहां पहुंच गया था। गोरखा मारधा गरज कर बोली, इस साले उठाए गिरे हलकट बास्को के बच्चे को उठाकर बाहर फेंक दो, और अगर तुमने दोबारा इसको कोठी में कदम रखने दिया तो तुम्हारी नौकरी खलास। नौकरी की धमकी गोरखे के लिए काफी थी। उसने बास्को की गर्दन थाम ली। छोड़ो छोड़ो, बास्को उसकी पकड़ में छटपटाता हुआ बोला, अपुन ऐसे ही जाता है। गोरखे ने उसे ड्राइववे पर बाहर की ओर धक्का दे दिया। बास्को लंबे लंबे डग भरता हुआ कोठी के कंपाउंड से बाहर निकल गया। चश्मा मास्टर माथा मेरी ओर घूमकर बोली, तुम किसी काम का आदमी नहीं। तुम उस मवाली को उठाकर काहे नहीं फेंका? वह मेरे से साइज में दुगना था मैडम। मैं धीमे स्वर में बोला, मेरी सिंगल सिलेंडर की बॉडी से तो उसकी एक टांग भी नहीं उठती। तब तक माथा का गुस्सा उतर चुका था। वह धीरे से बोली, तुम ठीक बोलता है रे चश्मा मास्टर। बदमाश आदमी से फालतू नहीं उलझना चाहिए। अगर अब तुम्हें बास्को का बच्चा कोठी के आसपास दिखाई दे तो पुलिस को फोन करना। मैंने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। उसी क्षण साइकिल पर सवार पोस्टमैन वहां पहुंचा। उसने साइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया और बोला, टेलीग्राम है। माथा ने मुझे संकेत किया। मैंने प्राप्ति पर हस्ताक्षर किए और टेलीग्राम ले ली। पोस्टमैन वापस चला गया। मैंने टेलीग्राम बिना खोले माथा की ओर बढ़ा दी। माथा ने टेलीग्राम खोलकर पढ़ी और फिर लगभग तत्काल ही उसके चेहरे से हर्ष के भाव परिलक्षित होने लगे। माधुरी मेम साहब आ रही है। माथा बोली, मैं अभी जाकर बड़े साहब को बताती हूँ। बड़े साहब बहुत खुश होंगे। माथा टेलीग्राम हाथ में थामे वापस घूमी और दंदनाती हुई कोठी में प्रविष्ट हो गई। मैंने वहीं खड़े खड़े दूसरा सिगरेट सुलगा लिया। पिछली रात के बारे में माथा ने अभी भी कोई जिक्र नहीं किया था। पता नहीं वह जानबूझकर चुप थी या उसने कुछ देखा ही नहीं था। लगभग 1 बजे शांता वापस लौटी। उसने मुझे कार गराज में खड़ी करने का आदेश दिया और स्वयं भीतर कोठी में घुस गई। मैंने घड़ी में टाइम देखा और फिर उल्टे पांव ही वापस कोठी में लौट गया। मैं कार को ड्राइव करता हुआ गराज में ले गया। सर गोकुलदास को व्हील चेयर से उठाकर बिस्तर में लिटाने का समय हो गया था। पोर्टिको में डॉक्टर कश्यप की कार खड़ी थी। मैं बेडरूम में पहुंचा। माधुरी कब आ रही है? डॉक्टर कश्यप पूछ रहा था। शुक्रवार को, शांता ने उत्तर दिया। शायद वह तब तक माधुरी का टेलीग्राम देख चुकी थी। अच्छा है, इनका मन लग जाएगा, डॉक्टर कश्यप बोला और उसने आशापूर्ण नेत्रों से सर गोकुलदास की ओर देखा। सर गोकुलदास के साधारणतया निर्जीव दिखाई देने वाले नेत्रों में खुशी की चमक थी। नर्स एलिस ने मुझे संकेत किया। मैं व्हील चेयर के पीछे पहुंच गया। व्हील चेयर को पीछे से धकेलकर मैं पलंग के समीप ले आया। पलंग के समीप खड़ी शांता विचित्र से नेत्रों से मुझे देख रही थी। मुझे लगा जैसे मैंने उसके चेहरे पर भारी उत्कंठा के भाव देखे हों। मेरे मानसपटल पर चलचित्र की तरह शांता का सपना फिर उभर आया। मैंने एक करुणापूर्ण दृष्टि उस असहाय वृद्ध पर डाली और फिर मेरे जबड़े कस गए। संसार की कोई शक्ति मुझे इस निरीह वृद्ध की हत्या करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती, मैंने मन ही मन दोहराया। नर्स एलिस ने आगे बढ़कर वृद्ध की टांगें थाम ली। मैंने उसकी बगलों में हाथ डालकर उसे कुर्सी से ऊंचा कर दिया। लंबी बीमारी से जर्जर हो चुके वृद्ध के शरीर का वजन बहुत कम था। मेरे जैसा दुबला पतला आदमी भी उसे बड़ी सहूलियत से अकेला उठा सकता था। शांता ने आगे बढ़कर कुर्सी को रास्ते से हटाया और उसे पीछे को धक्का दे दिया। लेकिन शायद कुर्सी जरूरत से ज्यादा जोर से धकेल दी गई थी। कुर्सी पीछे पड़ी मेज से टकराए, वापस लुढ़की और उसका पायदान उस समय मेरी दाईं टांग की पिंडली से टकराया जब मैं सर गोकुलदास को पलंग के समीप ला रहा था। मैं लड़खड़ा गया। संभल के, डॉक्टर कश्यप चिल्लाया। शांता सहारे के लिए लिपकी। मेरा दायां घुटना भड़ाक से नंगे फर्श से टकराया। पीड़ा की तीव्र लहर मेरे सारे शरीर में दौड़ गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरे घुटने की कटोरी चटक गई हो, लेकिन मैंने न तो वृद्ध के शरीर से अपनी पकड़ ढीली होने दी और न ही उसके शरीर को हल्का सा भी झटका लगने दिया। सारा झटका मैंने अपने जमीन पर टिके घुटने पर सहन कर लिया। अगले ही क्षण मैंने और नर्स एलिस ने मिलकर बड़ी सावधानी से वृद्ध को बिस्तर पर लिटा दिया। डॉक्टर कश्यप की जान में जान आ गई। उन कुछ क्षणों में ही मैं पसीने से नहा गया। सॉरी, मैं हौंफता हुआ बोला। गलती सरासर मेरी थी।
शांता कंपित स्वर में बोली, मैंने व्हीलचेयर को जरूरत से ज्यादा जोर से पीछे धकेल दिया था। आपको ख्याल करना चाहिए था। डॉक्टर कश्यप रुष्ट स्वर में बोला, अगर इस नौजवान ने तत्परता न दिखाई होती तो कुछ भी हो सकता था। शांता चेहरे पर खेद के भाव लिए चुप खड़ी रही। तुम ठीक हो, नौजवान? डॉक्टर कश्यप मुझसे पूछ रहा था। जी हाँ, जी हाँ। थोड़ा सा घुटने को झटका लगा है, बस। मैं बोला। वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घुटने की कटोरी जबरदस्ती उधेड़कर मेरे जिस्म से अलग की जा रही थी। मेरे देखने की जरूरत है तो? जी नहीं, ठीक हूँ। डॉक्टर कश्यप ने दोबारा शांता की ओर देखा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन सकपका कर चुप हो गया। शांता के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे थे। नेवर माइंड, लेडी गोकुलदास। डॉक्टर कश्यप बौखलाए स्वर में बोला, सर गोकुलदास एकदम सुरक्षित हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ऐसी छोटी मोटी दुर्घटना हो ही जाती है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता। डॉक्टर साहब, शांता रुंधे स्वर में बोली, अगर इन्हें मेरी वजह से कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। आप धीरज रखिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। शांता ने एक क्षमायाचनापूर्ण दृष्टि सर गोकुलदास की ओर डाली और वहां से विदा हो गई। द्वारा पर माथा खड़ी थी। शांता के लिए रास्ता बनाने के लिए वह एक ओर हट गई, लेकिन उसने कमरे के भीतर आने का उपक्रम नहीं किया। मैं भी अपनी दाईं टांग पर कम से कम जोर डालता हुआ बेडरूम से बाहर की ओर चल दिया। माथा द्वार पर खड़ी गलियारे में जाती हुई शांता को देख रही थी। उसके चेहरे पर असंतोष और संदेह के भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे थे। मैं सिर झुकाए उसकी बगल से गुजर गया। माथा मेरे पीछे पीछे चल दी। किचन में चलो, गलियारे में वह मेरी बगल में आकर बोली, मैं तुम्हारी टांग सेक देती हूँ। मैं ठीक हूँ, मैडम, मैं बोला। तुम ठीक नहीं हो, बेटा। माथा स्नेहसिक्त स्वर में बोली, मैंने तुम्हें गिरते देखा था। घुटने को सेक नहीं दोगे तो शाम तक सूजकर डबल हो जाएगा। उस क्षण माथा में मुझे एक ममतामयी माँ के दर्शन हुए। मैं चुपचाप उसके साथ किचन की ओर चल दिया। माथा ने मुझे किचन में एक कुर्सी पर बिठा दिया और हॉट वाटर बॉटल ले आई। उसके आदेश पर मैंने अपनी पतलून अपने दाएं घुटने से ऊपर चढ़ा ली। माथा बड़ी सावधानी से मेरे घुटने की सिकाई करने लगी। लगभग 10 मिनट वह बड़े यत्न से मेरा घुटना सेकती रही, फिर उसने बोतल रख दी। मैंने पतलून नीचे सरका ली। थैंक यू वेरी मच मैडम, मैं बोला। माथा ने उत्तर नहीं दिया। वह विचित्र नेत्रों से मेरी ओर देख रही थी। क्या बात है? मैं पूछे बिना नहीं रह सका। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, वह बोली। मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि उस चुड़ैल जादू तुम पर चला नहीं है। आप किस चुड़ैल की बात कर रही हैं? गोकुलदास एस्टेट में एक ही तो चुड़ैल है। मैं शांता की बात कर रही हूँ, सन। अगर आज सर गोकुलदास को कुछ हो गया होता तो मैं तुम्हें और शांता को जेल भिजवाने में जान लड़ा देती। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। जानबूझकर नादान मत बनो। माथा के स्वर में फटकार थी, कल शांता तुम्हारे क्वार्टर में नहीं गई थी। मैंने सर झुका लिया। और उसने तुम्हें अपने जिस्म का या दौलत का या दोनों चीजों का लालच देकर इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि आज तुम सर गोकुलदास को व्हीलचेयर से उठाते समय इस प्रकार अपने हाथ से निकल जाने दोगे कि सारा सिलसिला केवल एक दुर्घटना मालूम होगा और सर गोकुलदास दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन आज इन समय पर तुम्हारा ख्याल बदल गया था और तुमने सर गोकुलदास को गिरने से बचा लिया था। आपको गलतफहमी हुई है, मैडम। शांता मेम साहब ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। अभी सर गोकुलदास के कमरे में वाकई एक दुर्घटना होने जा रही थी जो भगवान की कृपा से टल गई थी। उसमें न मेरी गलती थी न मेम साहब की। तुम झूठ बोल रहे हो। माथा तीव्र स्वर में बोली, मैंने खुद अपनी आंखों से शांता को इतनी जोर से व्हीलचेयर पीछे धकेलते देखा था कि वह मेज से ठोकर खाकर वापस तुम्हारी टांग से आ टकराई थी। उसने ऐसा इसलिए किया था कि तुम्हें लड़खड़ाने का बहाना मिल जाता और तुम गोकुलदास को जमीन पर गिर जाने देते। मैडम, आपको सरासर गलतफहमी हो रही है। वह महज एक इत्तेफाक था। डॉट टेल मी दैट, माथा तिरस्कार भरे स्वर में बोली, मैं शांता को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। जब से सर गोकुलदास का एक्सीडेंट हुआ है, वह तभी से उनकी मौत का इंतजार कर रही है ताकि वह उनकी जायदाद की वारिस बन सके और आजादी से गुलछड़े उड़ा सके। लेकिन 4 साल के लंबे इंतजार के बाद भी अभी तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब उससे और इंतजार नहीं हो रहा है।
क्योंकि बड़े साहब स्वाभाविक मौत नहीं मर रहे हैं, इसलिए अब वह उनको इस ढंग से मारने का सामान कर रही है कि देखने सुनने वालों को ऐसा लगे कि वे, तुम्हारे शब्दों में, महज एक इत्तेफाक का शिकार होकर मर गए। मैडम, मैं विनयशील स्वर में बोला, अगर ऐसा कोई सिलसिला है तो मुझे उसकी खबर नहीं है। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच बोल रहे हो तो कल रात शांता तुम्हारे क्वार्टर में क्या करने गई थी? उसको नींद नहीं आ रही थी। वह टहलती हुई उधर आ निकली थी। फिर लौटने में उसे डर लगने लगा था, इसलिए वह मुझे साथ बुला लाई थी। और अब तुम चाहोगे कि मैं इस कहानी पर विश्वास कर लूं? ये हकीकत है। सच कह रहे हो? माथा संदिग्ध स्वर में बोली। एकदम सच कह रहा हूँ। हैरानी है, विश्वास नहीं होता। मैडम, अगर आपको ऐसा अंदेशा है कि मैं शांता मेम साहब के मोहजाल में फंसकर बड़े साहब की हत्या करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं आज ही नौकरी छोड़कर चला जाता हूँ। ऐसा मत करना। माथा जल्दी से बोली, फॉर क्राइस्ट सेक, ऐसा मत करना। मैंने उलझनपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा। आज जिस सफाई से तुमने बड़े साहब को गिरने से बचाया है, उससे लगता है कि या तो तुम आदतन ईमानदार आदमी हो और या फिर शांता मेम साहब का जादू तुम पर चला नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे विश्वास है कि बड़े साहब को तुम्हारी वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर तुम नौकरी छोड़कर चले गए और तुम्हारे बाद शांता कोई बास्को जैसा हरामजादा आदमी पकड़ लाई तो सर गोकुलदास का भगवान ही मालिक है। लेकिन अगर आपको इतना ही विश्वास है कि शांता सर गोकुलदास की हत्या करने या करवाने का प्रयत्न कर रही है तो आप इस बारे में कुछ करती क्यों नहीं? क्या करूं? आप पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। सबूत? सबूत कहाँ है? माथा हाथ फैलाकर बोली, मैं अपनी बात सिद्ध कैसे कर पाऊंगी? शांता एक करोड़पति की पत्नी है। उसके मुकाबले में मेरी बात कौन मानेगा? उल्टे शांता को यह मालूम होगा कि मैं उसके बारे में कैसे विचार रखती हूँ तो वह मुझे खड़े पैर नौकरी से निकलवा देगी। आखिर वह इस घर की मालकिन है। आप अपना संदेह सर गोकुलदास पर ही क्यों नहीं प्रकट करती? जैसे उन्हें मालूम नहीं है। जैसे वे अपनी जवान बीवी की नीयत के बारे में जानते नहीं। लेकिन जानते हुए भी वे कर क्या सकते हैं? वे केवल सुन सकते हैं। वे न बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं और न अपने मन के विचारों को किसी अन्य माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। अगर उन्हें मालूम भी है कि उनकी बीवी उनकी दौलत हथियाने के लिए उनकी हत्या की इसलिए साजिश कर रही है क्योंकि अब वह उनकी स्वाभाविक मौत मरने का और इंतजार नहीं कर सकती तो भी होने का चुपचाप इंतजार करते रहने के अलावा उनके पास और चारा भी क्या है? आप डॉक्टर कश्यप से बात कीजिए। मैंने एक दो बार सोचा है लेकिन वह भी शांता से ज्यादा प्रभावित मालूम होता है। पता नहीं वह मेरी बात मानेगा या नहीं। बाकी रह जाती है माधुरी। वह अभी बहुत छोटी है। मुझे उम्मीद नहीं है कि वह वर्तमान स्थिति की पेचीदगी को समझ पाएगी। मैं चुप हो गया। ट्रेजेडी तो यह है कि सर गोकुलदास अपनी बीवी के खिलाफ कैसा भी कोई कदम नहीं उठा सकते, चाहे वे उसके इरादों से 100% परिचित क्यों न हो। वे उसे तलाक नहीं दे सकते। वे उसे नई वसीयत लिखकर अपनी जायदाद से बेदखल नहीं कर सकते, केवल इसलिए कि वे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। मैं कुछ नहीं बोला। बोलने लायक कुछ था नहीं। माथा की एक एक बात सच थी। परिस्थिति बड़ी विकट थी। बेटा, एकाएक माथा भरे स्वर से बोली, अगर तुम भले आदमी हो जैसे कि तुम मुझे सूरत से दिखाई देते हो तो एक वादा करो। फरमाइए। मैं गंभीर स्वर में बोला। वादा करो कि तुम शांता के मोहजाल में नहीं फंसोगे। तुम उसके शरीर या उससे बाद में हासिल होने वाली दौलत के लालच में आकर कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे सर गोकुलदास का अहित होता हो। मैं वादा करता हूँ, मैं सच्चे दिल से बोला। गॉड ब्लेस यू, माई सन। माथा मेरे दोनों हाथ थामती हुई बोली। उसके नेत्रों में आंसू भर आए थे। मैंने सांत्वनापूर्ण ढंग से माथा का हाथ थपथपाया और उठ खड़ा हुआ। मैं किचन से बाहर निकल आया। एक संभावना पर माथा से विचार नहीं किया था। मैं चाहे अपनी मर्जी से नौकरी छोड़कर न जाऊं लेकिन शांता तो मुझसे अपना काम न बनता देखकर मुझे किसी भी क्षण नौकरी से निकाल सकती थी। इमारत के मुख्य द्वार के समीप मेरा डॉक्टर कश्यप से सामना हो गया। मैंने एक मुस्कुराहट के साथ उसका अभिवादन किया और उसके पीछे इमारत से बाहर निकल आया। पोर्टिको में अपनी कार के समीप आकर वह ठिठका। वह मेरी ओर घूमा। कुछ क्षण वह मेरे चेहरे का निरीक्षण करता रहा और फिर बोला, क्या नाम बताया था तुमने अपना? विमल, मैं तत्परता से बोला। आज तुमने बहुत तारीफ के काबिल काम किया है, विमल।
तुम्हारी सावधानी की वजह से ही आज सर गोकुलदास एक भारी दुर्घटना का शिकार होने से बच गए हैं। सर गोकुलदास तो कृतज्ञता प्रकट करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनकी ओर से मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। एक, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब। मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया है। मैं लेडी गोकुलदास से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश करूंगा। बहुत मेहरबानी साहब, मैं कृतज्ञ स्वर में बोला। डॉक्टर कश्यप कार की ओर मुड़ा। साहब, मैं बोला। डॉक्टर मेरी ओर घूमा। उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से मेरी ओर देखा। एक बात पूछ सकता हूँ साहब? पूछो। क्या बड़े साहब कभी ठीक नहीं हो सकते? डॉक्टर कश्यप ने गहरी सांस ली और गमगीन स्वर में बोला, बड़े साहब की बीमारी का मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, बरखुरदार। पिछले 4 सालों में मैं संसार के बड़े से बड़े विशेषज्ञों से मंत्रणा कर चुका हूं, लेकिन हर किसी ने यही जवाब दिया है कि सर गोकुलदास कभी ठीक नहीं हो सकते। अधिक से अधिक इस बात की आशा की जा सकती है कि शायद उनकी जुबान चलने लगे। शायद वे बोलने के काबिल हो जाएं, और ऐसा किसी इलाज से नहीं होगा। तो फिर? मैंने उलझनपूर्ण स्वर में पूछा। एक मनोवैज्ञानिक संभावना है। अगर उनको कोई भारी सदमा पहुंचे, या वे बेहद आतंकित हो उठे या घबरा जाएं इस हद तक कि वे अपने मन की बात किसी से कहने के लिए व्याकुल हो उठे, तो हो सकता है कि उनकी वाणी लौट आए। इस संभावना का अंधेरा पक्ष भी है। ये भी हो सकता है कि जो भारी सदमा या आतंक का प्रभाव उनकी वाणी लौटा सकता है, वही उनकी जान ले बैठे। ये बातें आकस्मिक हार्ट अटैक का भी कारण बन सकती हैं, और इसीलिए यह बात मैंने आज से पहले किसी को बताई नहीं है, यहाँ तक कि नर्स एलिस को भी नहीं। अब क्योंकि मैं तुमसे जिक्र कर बैठा हूँ, इसलिए मेरी राय है कि इस बारे में तुम अपनी जुबान बंद ही रखना। मैं नहीं चाहता कि कोई सर गोकुलदास के सामने जिक्र कर दे कि जो बात उनकी वाणी लौटा सकती है, वही उनके प्राण भी ले सकती है। मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा। थैंक यू, तुम समझदार लड़के हो। डॉक्टर अपनी कार में जा बैठा। मैं चुपचाप पोर्टिको में खड़ा रहा। डॉक्टर की कार वहां से रवाना हो गई। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया। हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है। मैंने घूम कर देखा। शांता पता नहीं कब मेरे पीछे आ खड़ी हुई थी। आज तुमने मुझे विधवा होने से बचा लिया, वह फिर बोली। उसके स्वर में व्यंग्य का स्पष्ट पुट था। मैं चुप रहा। काश तुम इतने होशियार न होते। वह एक गहरी सांस लेकर बोली, आज सर गोकुलदास को अपने नरकीय जीवन से छुटकारा मिल जाता, और आपको आपकी आजादी और 50 लाख रुपया मिल जाता। मैं धीरे से बोला, समझदार आदमी हो, लेकिन यह समझदारी दिखाने का वक्त नहीं है। तुम्हें अपनी मालकिन से वही बातें करनी चाहिए जो तुमसे पूछी जाएं। तुम्हें अपनी राय तभी जाहिर करनी चाहिए जब तुमसे मांगी जाए। समझ गए? समझ गया, मालकिन। मैं सिर नवाकर बोला, अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि व्हीलचेयर आपने जानबूझकर ज्यादा जोर से पीछे धकेली थी या वह केवल संयोग था। शांता के चेहरे ने कई रंग बदले। मुझे ऐसा लगा जैसे वह कोई बहुत कठोर बात कहने वाली हो, लेकिन शीघ्र ही वह शांत हो गई। डॉक्टर कश्यप से क्या बातें हो रही थीं? वह बदले स्वर में बोली, मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या बड़े साहब कभी ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा है कि बड़े साहब जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकते। वे जिंदगी भर हाथ पांव हिलाने के काबिल नहीं हो सकते। और उनकी आवाज, क्या आवाज वापस लौट सकती है उनकी? नहीं, मैं भावहीन स्वर में बोला। डॉक्टर कहता है कि उनके बोल सकने की भी कोई संभावना नहीं है। शांता ने शांति की इतनी गहरी सांस ली कि वह मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। मैं अपना सिगरेट वाला हाथ अपनी पीठ पीछे किए खड़ा रहा। अब भला मैं अपनी मालकिन के सामने सिगरेट पीने की गुस्ताखी कैसे कर सकता था? आज रात को मैं तुम्हारे क्वार्टर में आऊंगी, वह धीरे से बोली। जी, मैं चिढ़का। धीरे बोलो, मेरा इंतजार करना, सो मत जाना, और आज की मुलाकात में भला तुम्हारा ही होगा, मेरा भला होगा। हाँ, मेरा क्या भला होगा? मैं सशंक स्वर में बोला। कहीं वह मुझे अपने शरीर का लालच तो नहीं दे रही थी? तुम दोबारा जेल जाने से बचे रहोगे, वह बोली, और लंबे डग भरती हुई वापस कोठी में प्रविष्ट हो गई। मैं भौचक्का सा उसे जाता देखता रहा। जेल के जिक्र के साथ उसने दोबारा शब्द पर विशेष जोर दिया था। मैं भयभीत हो उठा। मेरे पास ये जानने का कोई साधन नहीं था कि वह ब्लफ मार रही थी या वाकई मेरे बारे में कुछ जान गई थी।
मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वह बम के पलीते में आग लगा गई हो और आग धीरे धीरे उस बम की ओर बढ़ रही हो जो रात को किसी समय फटने वाला था। उसी क्षण मेरी निगाह इमारत के बाएं विंग की ओर घूम गई। किचन की खिड़की में से माथा पोर्टिको की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर अंकित संदेह के भाव इतनी दूर से ही पढ़े जा सकते थे। मैंने सिगरेट फेंक दिया और सहमा सा अपने क्वार्टर की ओर बढ़ गया। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।